So I think now that the conversation that we plan to have is to give you an in-depth exposure into the life of Varun Grover, which is not really on television or on social media. And by the way, Varun has won the Best Lyric Award at IFA. So can we have a big round of applause, please? Thank you. Okay. Awards don't matter actually. I think they are Right. mostly just क्या बोलूँ, ज़्यादा बोलूँगा तो बाहर कर दिया जाऊँगा, but yeah, it's they don't matter to me and they should not. I think they don't matter to anybody, but there is this idea that you have to pretend that they matter because the pretension matters, Right, to some people. So yeah, it's that. So Varun, apart from the awards, I mean, awards do help in get you that fame कि हाँ भाई आपको award मिला है and everything. You are now, I mean, people know you. I think you had a very humble start. You were in Lucknow, you were in Pune, a brief time in Delhi, and then in Bombay. नहीं, Could you please? दिल्ली नहीं। दिल्ली नहीं था। पर आप दिल्ली के बारे में इंट्रोड्यूस करते हो। अच्छा। So दिल्ली तो हम सबके अंदर है। Okay. वहीं से देश तो वहीं से चल रहा है। हाँ। Which is very great. So, could you explain about a little bit about your journey, how it started, and how Bombay happened? ओके, सबको हिंदी यहाँ समझ आती है, मैं हिंदी में बोलूँ तो चलेगा ना? कोई है ऐसा जिसको कि हिंदी नहीं समझ, जिसको नहीं आती उसको सवाल भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन anybody who does not follow हिंदी, तो अगर ऐसा है तो मैं बाद में आपको समझा दूंगा, क्योंकि मैं तो अब हिंदी में बोलने वाला हूँ क्योंकि हो गया तय। तो मेरी शुरुआत एक्चुअली पहले हिमाचल में 6 साल थे हम। मेरे पापा मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में थे, तो हिमाचल से देन वी मूव टू देहरादून, देहरादून से हम लखनऊ आए और लखनऊ में मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई। तो लास्ट के 6 साल स्कूलिंग के, मतलब जो होता है ना, जो असली अवेयरनेस के साल होते हैं, टीन ईयर्स एंड ऑल दैट, जहाँ पे आप समझते हैं कि दुनिया क्या है और आपको बाहर निकलना है, वो जो मतलब जब फीलिंग आने लगती है कि अच्छा बचपन खत्म हो रहा है और आप कब निकल जाएंगे यहाँ से, तो वो वाला दौर जो था वो लखनऊ में आया। सो एक चीज़ जो कांस्टेंट थी मेरे बचपन में वो थी किताबें, और मेरे पापा भी बहुत ज़्यादा पढ़ने के शौकीन थे, मम्मी स्कूल में टीचर थी, अभी भी हैं, और तो उस वजह से बुक्स का माहौल बहुत था घर में, और कॉमिक बुक्स का नहीं था, दूसरी किताबें थी ज़्यादा, जो कि शुरू में जो बच्चों की उस समय की जो मैगजीन आती थी, नंदन, नन्हे सम्राट, बालहंस, चंपक, पराग, सुमन सौरभ, तो ये सारी मोस्टली हिंदी, इनफैक्ट सारी की सारी हिंदी। अंग्रेजी मैंने पढ़ी ही नहीं थी, स्कूल की किताबों में जो इंग्लिश पढ़ता था वो पढ़ता था, लेकिन उसके अलावा हिंदी ही पढ़ता था। और फिर जब थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर पापा की जो बड़ी किताबें होती थी, जेम्स हेडली चेज और ओशो, और एक ABC ऑफ सेक्स एक रखी हुई थी, और वो सब चुरा के फिर वो पढ़ना शुरू किया। बट ये सारी चीज़ों से ये लगा बचपन से ही कि राइटर्स कितने कूल लोग होते हैं, यू नो, वो आइडिया था, मतलब देयर वाज नो अदर आइडिया ऑफ coolness for me, that was the cool thing to do, you know, to be a writer, क्योंकि वो किताबें इतनी ज़्यादा, एक तो थैंकफुली अच्छा लिटरेचर मुझे बचपन से ही पढ़ने को मिला, हिंदी में पढ़ा, लेकिन बहुत सारे जो ग्रेट बुक्स थी, रॉबिन्सन क्रूसो से लेकर शेक्सपियर, सब ट्रांसलेटेड और अब्रिज्ड वर्जन आते थे। किशोर उपन्यास नाम से एक सीरीज आती थी जिसमें कि बच्चों के लिए वो, या यंग एडल्ट्स के लिए उन्होंने ट्रांसलेट किए हुए थे बहुत सारे। तो रॉबिन्सन क्रूसो और 20,000 लीग्स अंडर द सी एंड ब्लैक रोज एंड 3 मस्केटियर्स, ये सारे जो फेमस पूरा मतलब क्लासिक्स हैं, उन सबको ट्रांसलेट करके, तो वो एक फीलिंग थी कि एक अलग दुनिया में आपको ले जाती थी किताबें, और खास करके वो वाली, क्योंकि बाहर वाली हम ज्यादा पढ़ते थे नॉवेल्स, तो वो तो एकदम ही अलग दुनिया होती थी, अलग
कल्चर होता था सब कुछ, तो इट अफेक्टेड मी अ लॉट एंड माय यंगर ब्रदर आल्सो। तो हम दोनों किताबों के बहुत शौकीन थे। तो वो एक आइडिया था कि राइटर मतलब एक एस्पिरेशन था कि लिखेंगे, और इसलिए बचपन से फिर आप पढ़ते बहुत हैं तो फिर आपके अंदर एक वो होता है कि ये वर्ड कहीं यूज करें, मैं भी यूज करूं ये वर्ड। तो वो वर्ड्स से फैसिनेशन भी था। तो फिर आई स्टार्टेड राइटिंग, क्योंकि मैं पढ़ रहा था बहुत ज्यादा, तो पढ़ते पढ़ते आपको लगता है कि आप लिख भी सकते हैं। तो बचपन में फिर कहानियां लिखना शुरू किया, पोएट्री लिखना शुरू किया। पोएट्री खैर एक लड़की के लिए लिखना शुरू किया था, वो स्कूल में कोई एक थी जो कि जिसको मैं इम्प्रेस करना चाहता था, और वो लिखती थी काफी अच्छी पोएट्री। तो मैंने भी फिर तुकबंदी शुरू कर दी, और उसका तो उसकी पोस्टिंग हो गई कहीं और, लेकिन मतलब उसके पापा की, लेकिन वो पोएट्री मेरे पास रह गई जो मैंने लिखी थी। तो वहां से पोएट्री की शुरुआत हो गई, और करते करते फिर, लेकिन होता है कि आप लखनऊ जैसे शहर में हैं तो यू कैन नेवर इमेजिन टू बी ए राइटर। यू ओनली मीट राइटर्स हु वर्क इन न्यूज़पेपर्स। तो हमारे घर के बहुत पास में ही एक एरिया था जिसका नाम था पत्रकारपुरम। वहां पे सारे पत्रकार लोगों को घर मिला हुआ था सरकार की तरफ से, वो जैसे सस्ते में या मिला होगा। तो कुछ जर्नलिस्ट थे वहां पे जिनको हम जानते थे। So that was the only profession I could think of being a writer. कि हाँ, आप राइटर हैं तो आप अखबार में लिखते हैं। बाकी किताबें जो लिखते थे उनमें से मैं किसी से ना कभी मिला था, ना मुझे पता था कि उनकी जिंदगी कैसे चलती होगी या चलती है, तो मतलब होते भी हैं क्या फुल टाइम राइटर्स, वो सब नहीं पता था। सो फॉर मी द एम वॉज कि वहां जाना है। लेकिन आप लखनऊ जैसे शहर में होते हैं तो आपके अंदर आप अपना नहीं कुछ कर सकते, जो आपका मोहल्ला कर रहा है वो आपको करना पड़ता है। तो मोहल्ला तो इंजीनियरिंग कर रहा है या डॉक्टर बन रहा है, तो आपको भी इंजीनियर ही बनना पड़ेगा, आप कहाँ से निकल जाएंगे कहीं और। तो मोहल्ले के साथ साथ हम भी चले गए कोचिंग, और फिर इंजीनियर बन गए, और फिर इंजीनियरिंग में जाके, लेकिन थैंकफुली मेरा कॉलेज जो था वो यूनिवर्सिटी के अंदर था। तो मैंने BHU से इंजीनियरिंग की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। तो वो यूनिवर्सिटी सिस्टम के अंडर था, तो वहाँ उतना प्रेशर नहीं था जितना कि बाकी IITs में होता है। और आप वहाँ थिएटर का बहुत अच्छा कल्चर था, म्यूजिक का बहुत अच्छा कल्चर था, यूनिवर्सिटी के अंदर भी, और बाहर शहर में तो बनारस में तो बहुत कुछ था। सो वहाँ पे एक बार फिर एक लाइसेंस मिल गया अपना लिखने का, क्योंकि साथ में इंजीनियरिंग तो अब चल ही रही थी, और वो मतलब उसमें तो कुछ करना नहीं होता है, आप ऑटो पायलट पे एक बार अब उड़ गए तो बीच में टर्बुलेंस आएगा, थोड़ा बहुत तो आएगा, बाकी तो आप पहुंच ही जाएंगे अब जहां पहुंचना है। तो इंजीनियरिंग को मैंने पार्ट टाइम कर दिया, थिएटर को फुल टाइम कर दिया वहां जाके। और फिर पहली बार यूनिवर्सिटी के अंदर थे तो कंपटीशन देखने को मिला। उससे पहले अपने में लिख रहे थे, खुश थे। स्कूल में 2-3 ही होते हैं लिखने वाले, तो जो भी होता है वो कुछ भी लिखे, लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है। तो वहां तो पता नहीं ना आपको कि आप कितना अच्छा लिख रहे हो या कितना खराब लिख रहे हो, कुछ भी नहीं पता। आप दोस्तों में एक जो होता है कि हाँ एक ये है पढ़ा लिखा, तो ये हीरो है, तो वो, लेकिन कॉलेज जाके समझ आया कि लोग क्या क्या कर रहे हैं और कितना सारा मैदान ऑलरेडी नापा जा चुका है। जो मैं तुकबंदियां लिख रहा था वो तो मतलब कोई नहीं लिखता है, वो उससे कहीं आगे जा चुके हैं लोग। तो फिर वहाँ थोड़ा एक जो भी लर्निंग कर्व आया और स्ट्रगल हुआ थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छा रहा वो 4 साल का एक्सपीरियंस। काफी सारे नाटक, स्किट्स, गाने, क्योंकि फिल्मों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था मैं, वो भी एक मेरे पापा की वजह से हुआ कि वो बचपन से उनको फिल्मों का बहुत शौक था, शायरी का बहुत शौक था। तो मिर्जा गालिब जब टीवी पे आया तब मेरे लिए वो, मैं 8 साल का था, लेकिन और बस सीरियल अच्छा लगा। फिर वो उसमें ऑडियो कैसेट थे मिर्जा गालिब के, वो हम सुनते रहते थे, पापा सुनते रहते थे, हमको भी आदत हो गई थी। और शुरू में क्योंकि म्यूजिक तो आपको पकड़ लेता है, आपको शब्द समझ नहीं आ रहे 8 साल के बच्चे को, लेकिन म्यूजिक था जो कि पकड़ लिया। और फिर थैंकफुली घर में दीवाने गालिब रखी हुई थी किताब, तो वहां से वो सुनते थे, समझ तो आता नहीं था, तो पढ़ना शुरू किया कि अच्छा ये क्या लिख रहे हैं, ये क्या गा रहे हैं जगजीत सिंह।
तो वो पढ़ना शुरू किया, वहां से शब्दों के मीनिंग मिलने लगे उसी में दीवाने गालिब में, क्योंकि बीच में वो एंड में जो भी वर्ड मीनिंग दिया हुआ था, जो भी मुश्किल वर्ड्स थे, तो बाजीचा अतफाल क्या है वो वहां से समझ आ गया। और वहां से आप मतलब एक शायरी की एक थ्रेड वो चल रहा था, एक थ्रेड शायरी का चल रहा था, एक थ्रेड किताबों का चल रहा था और एक थ्रेड सिनेमा का चल रहा था। ये सारे थ्रेड घर से ही मिले थे, लेकिन उनको कंटिन्यू किया और जोड़ा BHU ने, जहां पे जाके थिएटर मिला। और थिएटर में सब कुछ कर सकते हैं आप उसमें गाने भी लिख सकते हैं, आप उसमें कहानी भी लिख सकते हैं, आप उसमें जिस तरह की शायरी करना चाहें कर सकते हैं। अपना घर की दुकान है और वो वहां पे फिर सब एक्सपेरिमेंट करने लगे और करते करते एक तरह से रिस्पांस अच्छा मिला तो खुद पे कॉन्फिडेंस आया। फिर नेशनल यूथ फेस्टिवल गए, जो कि काफी ज्यादा भारी मतलब कंपटीशन होता है, और अपना लिखा हुआ जो नाटक था वो फाइनल मतलब मेरे लिए वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले तक वो था कि हाँ ये बनना है, लेकिन ये भी पता था कि हम नहीं बन सकते, ना टैलेंट है ना कॉन्टैक्ट है, तो ये मतलब सपना ही है। वो जो होता है ना कि हाँ वो मतलब वो बहुत पसंद है, वो जो कल ही मैंने पढ़ा कि होता है लोग कि दूसरे को देखते हैं, किसी लड़की को या लड़के को जो कि अनअचीवेबल लगता है और फिर खुद को ही रिजेक्ट कर देते हैं। तो वो खुद का रिजेक्शन वाला ही स्टेज था जब तक कि मैं यूथ फेस्टिवल नहीं गया था। BHU में नाटक करते हुए भी ओके, वी वर डूइंग गुड, वी वर गेटिंग रिस्पॉन्स, बट एवरीबडी वी लाइक एवरी ईयर देयर इज वन थिएटर का हीरो इन कॉलेज और हीरोइन इन कॉलेज, जो कि होते हैं, ग्रेट होते हैं। और हमारे सामने हमसे पहले तीन जो सीनियर थे 3 बैचेस के, उनका दिखता था कि हाँ ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये बहुत अच्छा राइटर है, लेकिन वो आगे जाके तो वो सॉफ्टवेयर में ही जाते हैं या जिसमें भी जाते हैं। सो यू नो कि अच्छा आपके जैसे तो बहुत आए हैं, आप अभी हीरो हो, लेकिन पिछले साल भी थे और 25 साल से वो आ रहे हैं। और वो सीनियर आते थे कोई 20 साल पुराने, और वो मिलते थे और बताते थे कि हम बहुत थिएटर करते थे उस समय। अभी अपना वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन में जनरल मैनेजर हैं या जो भी हैं, लेकिन तो वो समझ आता था कि सिर्फ थिएटर करना इज नथिंग, एवरीबडी डज इट। बट नेशनल यूथ फेस्टिवल वाज वन कंपटीशन व्हिच वाज काइंड ऑफ द फाइनल कॉन्फिडेंस ट्रिगर आई नीडेड, कि वहां गए और वहां पे मेरा लिखा हुआ स्किट गोल्ड जीता, विच जस्ट टोल्ड मी कि हाँ कुछ तो किया जा सकता है। I think wow, which is actually a very big thing, and I think we deserve a clap for that. ये बीच नहीं, हाँ मतलब वो मेरे लिए वो हाँ जी आईफा और नेशनल अवार्ड जो भी है उन सबसे बड़ा तो वही था, वो जो वहां पे मिला था। बिल्कुल। तो वो वहां से फिर लगा कि ओके दिस इज समथिंग आई शुड फॉलो। बट फिर बॉम्बे आना, तो दिमाग में आ गया कि बॉम्बे आना है। अब कैसे आना है वो फिर रास्ता ढूंढने लगे। फिर थैंकफुली पूना में एक कंपनी थी जिसमें जॉब लगी, सो वहां से मैं प्लान वही अगेन क्या है ना, हमको मेरे ख्याल से मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ही ये है कि आप अपना सेफ्टी मार्जिन बहुत बड़ा लेके चलते हो। आपको हर चीज पहले सेफ चाहिए, उसके बाद आप सोचोगे अच्छा हाँ ये मैं करना चाहता हूँ, लेकिन पहले सेफ्टी देखो। पहले मतलब छाता भी लेके चलो, रेनकोट भी लेके चलो, उसके बाद दुआ भी करो, उसके बाद ये भी देख लो कि मौसम में क्या बोला है, और सारी चीजें इतनी सारी सेफ्टी लेके चलते हैं। तो वो सेफ्टी दिमाग में तब भी थी। तो जब हो गया कि नहीं ये करना है, लेकिन अब कैसे करना है, अच्छा पूना जाएंगे, पूना में 2-3 साल जॉब करेंगे, इतना पैसा हो जाए, रैंडम फिगर दिमाग में कोई आ जाता है, अच्छा 4 लाख ना सेविंग होगी तब मैं बॉम्बे जाऊंगा। तो वो ऐसा एक सोचा, पूना आ गया और वहां लेकिन थैंक्स टू द कंपनी एंड थैंक्स टू द जॉब, कंपनी वाज नॉट बैड बट द जॉब वाज सो ब्लडी बोरिंग। मुझे लगा कि नहीं यार, यहाँ मैं 4 लाख के चक्कर में मैं अपना मतलब जो क्या 2 टके नौकरी लाखों का सावन चला जाएगा मेरा। और वो मेरा बहुत मतलब क्लियर हो गया मुझे 6 महीने में, क्योंकि मुझे लगा कि ये ऐसा ना हो कि वो चिप डाल दे कोई किसी दिन और मैं रोबोट बन जाऊं, जैसे सारे रोबोट मुझे अपने आसपास दिख रहे हैं। सो
आई डिसाइडेड कि यहाँ से तो निकलना 6 महीने में मैंने ये सोच लिया, जबकि मैं प्लान करके आया था 3 साल का, 2.5 साल का। और फिर वहाँ से आई स्टार्टेड कमिंग टू बॉम्बे हर वीकेंड, और यहाँ पे मिलने लगा लोगों से, और कुछ कुछ कॉन्टैक्ट्स मिले। एक एड एजेंसी जो कि स्टार्टअप जैसे, आज ये वर्ड कॉमन है, उस समय स्टार्टअप जैसा कोई वर्ड नहीं था। वी जस्ट न्यू कि अच्छा एक छोटी सी एजेंसी है, और इतनी छोटी थी कि मैं उसका पहला कॉपीराइटर था, और वो खुद जो बॉस थी वो क्रिएटिव हेड थी, और जो भी सब कुछ थी, ओनर, क्रिएटिव चीफ, और एक डिजाइनर था, बस खत्म, यही एजेंसी थी। और फिर भी मैंने सोचा नहीं अच्छा है, क्योंकि उस समय आप कोई एक तिनका ढूंढ रहे होते हो, वो तिनका उसने दिया 10,000 रुपए, 20,000 रुपए की जॉब बोली। मैं यहाँ आया तो उसने बोला नहीं 10 की है, अभी तो 20 नहीं है, और 10 भी मिले नहीं मुझे। 2.5 महीने तक मैंने काम किया और कुछ पैसा नहीं मिला, तो मैं समझ गया कि ये सिर्फ इतना ही इसका मतलब ओवरऑल कॉस्मिक डिजाइन में यही था इसका रीजन कि मैं आ जाऊं, बाकी कुछ नहीं मिलने वाला है। और ये आपका पहले बॉम्बे का एक्सपीरियंस था जब आपने यहाँ पे काम करा था, और आपको पहले 2-2.5 महीने पैसे ही नहीं दिए? हाँ, 2.5 महीने कोई पैसा नहीं मिला, और जो सेविंग थी मेरे पास उस समय 1 लाख रुपए की सेविंग थी जब मैंने जॉब छोड़ा, 1 साल का जॉब। और मेरा FTI में हो गया था स्क्रीन राइटिंग कोर्स में, और वो एक ऑप्शन था, एक स्टैंडर्ड ऑप्शन था मेरे पास जब मैंने जॉब छोड़ा पुणे में 1 साल के बाद, और पुणे में ही FTI में हो गया। स्क्रीन राइटिंग कोर्स शुरू हो रहा था 15-20 साल के गैप के बाद, तो वो फर्स्ट बैच था नए कोर्स का। बट वो कोर्स की फीस थी 90,000। तो मेरे दिमाग में आया कि अगेन वही मिडिल क्लास कैलकुलेशन कि ये 90,000 यहाँ दे दिया, 1 लाख है मेरे पास, मैं घर से पैसा लेना नहीं चाहता हूँ, एंड दैट वाज अगेन जस्ट वन ईगो थिंग। और जो भी, तो वो मुझे लगा कि 90,000 यहाँ दे दिया, और 1 साल का कोर्स था, वही यहाँ तो हो ही गया, अगले साल फिर हो जाएगा, उसमें क्या है। तो मैं ये 1 साल बॉम्बे को दे देता हूँ, और 1 लाख में मेरा 1 साल बॉम्बे आराम से गुजर जाएगा। और तो मैं बॉम्बे आ गया, और यहाँ पे वही 2.5 महीना तो कुछ हुआ नहीं, 3 महीना। देन आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर कॉन्टैक्ट्स। तो वो एड एजेंसी से सिर्फ इतना हुआ कि मुझे कुछ और एड वाले कॉपीराइटर लोग मिल गए, उनसे मैंने उनको अपनी शॉर्ट फिल्म की स्क्रिप्ट्स मैंने 2-3 लिखी हुई थी, जो पुणे में ही लिखनी शुरू कर दी थी। तो एज अ सैंपल ऑफ माय राइटिंग वो लेकर मैं घूमने लगा, और फिर एक बंदा मुझे मिला जिसने मुझे बोला कि स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है तुम्हारी, तो मिलते हैं। और मुझे लगा कोई प्रोड्यूसर होगा, कोई होगा जो मुझे काम देगा, और वो उस बंदे का नाम था राहुल पटेल, और वो मेरी तरह स्ट्रगल कर रहा था, और उसको साथ में एक को राइटर चाहिए था, क्योंकि वो गुजराती थिएटर से आया था और उसकी हिंदी बहुत साफ नहीं थी, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम था हिंदी पे। तो उसने बोला कि मेरे पास आइडियाज बहुत सारे हैं, लेकिन मैं ना साफ हिंदी नहीं लिखता हूँ, जो टीवी वालों को एक शुद्ध हिंदी चाहिए होती, तू लखनऊ का है, तू हिंदी लिख और मैं तेरे साथ काम करूंगा। मुझे लगा यार, मैं सोच रहा था तुम मुझे काम दोगे, तुम तो और मतलब साथ में आ गए। बट द थिंग वाज दैट ही एक्चुअली हैड लॉट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स व्हिच आई हैड जीरो कॉन्टैक्ट्स, एंड आई डिडंट नो क्या करूं। मैं ऐसे घूम ही रहा था, तब तक मुझे 6 महीने हो चुके थे जब मैं राहुल पटेल से मिला। और राहुल ने फिर अपने कॉन्टैक्ट से कुछ टीवी शो में हम लोग घोस्ट राइटर बन गए। तो ये करीब हुआ 7-8 महीने बाद बॉम्बे आने के। तो 4-5 महीना हमने घोस्ट राइटिंग की एक टीवी शो के लिए, जिसमें जो ओरिजिनल राइटर था जिसको क्रेडिट मिलता था उसको 15,000 मिलते थे एपिसोड के, और वो उसमें से 2,500 हम दोनों को देता था, और सारा राइटिंग हम लोग करते थे। तो 1250 हमको मिलता था एक एपिसोड का। तो 4 महीना हमने वो काम किया। तो पूरा 1 साल की मेरी कमाई कुछ 8-9 हजार रुपए थी पहले साल की बॉम्बे में। बट उस राइटिंग से, वो जो घोस्ट राइटिंग थी, बिकॉज स्टार प्लस का शो था, हम लोग सेट्स पे जाते थे, एक्टर से मिलते थे जो भी उस शो के एक्टर थे, और बाकी
कौन सा शो था ये, इफ यू डोंट माइंड डिस्क्लोजिंग? इसका नाम था पर्दे के पीछे। वो ना दर्शकों की चिट्ठियों के जवाब देते थे, ऐसा कोई डायलॉग, ऐसा कोई वो भी शो नहीं था। वो हर हफ्ते जो व्यूअर्स की चिट्ठियां आती ना कि मुझे वो शो में वो अंकल बहुत पसंद है, आपने उसको क्यों मार दिया, तो वो उसका जवाब हमको लिखना होता था। हम जवाब देते थे, हमको उनमें से किसी शो का कुछ नहीं पता था कि क्या है हमको, लेकिन उनके दर्शकों की चिट्ठियों के जवाब, अच्छा ये वाले में आप उस कैरेक्टर को वापस ले आओ, और इसी तरह के होते थे। कैरेक्टर से बेस्ड ही होते थे। या उसके मेरे को पता चला है कि उस कैरेक्टर की रियल लाइफ में शादी हो गई है, तो हमारी तरफ से मुबारकबाद, और फिर वो उस कैरेक्टर एक्टर का एक बाइट आता था कि हाँ थैंक यू, और बहुत मतलब मेरी जिंदगी बन गई आपके मैसेज से एंड ऑल दैट। तो ये सब मतलब बहुत ही बेसिक राइटिंग होती थी। तो हमको मतलब उसमें और कुछ नहीं मिला एक्सेप्ट वी मेड सम कॉन्टैक्ट्स एंड वी वर वेरी अवेयर ऑफ दिस थिंग कि यही एक रास्ता है इस समय कि हम जा रहे हैं सेट्स पे और वहाँ दोस्ती करनी है और वहाँ पे अपना बाकी काम दिखाना है, जो कि एक्चुअल हम करना चाहते हैं। क्योंकि ये मतलब दर्शकों की चिट्ठियों के जवाब देने तो मैं नहीं आया हूँ जॉब छोड़ के। और तो वहाँ पे बिकॉज दिस शो वॉज बीइंग मेड बाय कॉन्टिलो पिक्चर्स, तो कॉन्टिलो उस समय काफी काम कर रहा था टीवी में, और कॉन्टिलो का ही दूसरा शो था द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो। So which was something which I liked right from it started. तो वो शो मार्च में शुरू हुआ था, ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो। उससे 3 महीना पहले से करीब दिसंबर से हम लोग ये लिख रहे थे। तो मार्च में शुरू हुआ, हमने देखा टीवी पे, हमको लगा बहुत अच्छा है, तो हमने वहां से कॉन्टिलो पिक्चर्स का जो स्क्रिप्ट सुपरवाइजर था या स्क्रिप्ट हेड था उसका ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो का, उसका ईमेल आईडी निकाल लिया सेट पे। जबकि सेट पे ऐसा नहीं था कि हमको कोई भाव मिलता था, क्योंकि हम लोग मतलब बहुत ही नीचे थे हिरार्की में, कि राइटर, एक तो राइटर की भी कोई इज्जत नहीं होती, वो भी इस तरह के शो में, तो जो मेन राइटर था उसकी भी कोई इज्जत नहीं थी। हम तो उसके भी घोस्ट राइटर थे, तो हमको एक तो किसी को जताना भी नहीं था कि हम लिख रहे हैं। वो एक्टर जाके राइटर को बोल देगा कि ये तुम्हारे जो चमचे हैं ये बता रहे हैं कि इन्होंने लिखा है, तूने नहीं लिखा है, तो हमको निकाल देगा। तो हमारा एक बहुत ही इलीगल इमिग्रेंट, वो माइग्रेंट वाला ना स्टेटस था कि हम बोल भी नहीं सकते हैं कि कौन है। जिसको पता है उसको पता है, जिसको नहीं पता है वो सोच रहा है कि पता नहीं क्या है। तो वो पूरे सिस्टम में बड़ी मुश्किल से हमको वो एक ईमेल आईडी मिला। हमको कॉन्टिलो भी कोई भाव नहीं देता था कि भाई ईमेल आईडी, हमने पूछा वहाँ जो ईपी थी या था उससे कि हमको वो शो लिखना है, उन्होंने कहा ठीक है भाई अभी चलो बहुत लोग हैं लाइन में। बट कहीं से वो एक ईमेल आईडी मिला और हमने 4 स्केच मैंने लिखे और 4 राहुल ने लिखे, और हमने 8 स्केच अपने से लिख के उस ईमेल आईडी पे भेज दिए। और ये करीब हमने मार्च में वो शो शुरू हुआ था, हमने अप्रैल या मई में भेजा होगा। और तब तक क्योंकि 4-5 एपिसोड देखे थे और हमको बहुत अच्छा लगा था, एंड दैट वाज समथिंग आई वांटेड टू डू। सो दैट काइंड ऑफ कॉमेडी, दैट काइंड ऑफ, और मेरा क्योंकि कॉलेज में भी 4 साल का एक्सपीरियंस हो रहा था कि यूज्ड टू डू लॉट्स ऑफ टॉपिकल करंट अफेयर्स बेस्ड स्किट्स, तो वो वही था, स्केच कॉमेडी था, करंट अफेयर बेस्ड था, तो वो मैंने लिखे। और उसके बाद वो गायब, कोई जवाब आया नहीं उधर से, हम अपना चलते रहे। फिर कोई और सहारा टीवी पे कोई अगेन वन एंकर बेस्ड शो, उसमें भी घोस्ट राइटिंग, सम बॉलीवुड हंट और समथिंग लाइक दैट उस समय हो रहा था, वो भी लिखने लगे। और फिर अचानक से जुलाई में अराउंड 20 जुलाई या 22 जुलाई को, सो ऑलमोस्ट 11 years ago, फोन आया कॉन्टिलो पिक्चर से कि आपको आपका बिल नहीं आया, आपका पैसा है यहाँ पे। और वो पैसा इतना सारा कॉन्टिलो से हमारा वैसे भी जो आता था वो मतलब कैश आता था वो उस बंदे के थ्रू, तो आपका बिल नहीं आया है और आपका इतना पेंडिंग है, यहाँ पे ड्यू चेक बना हुआ है उतना, पता नहीं कुछ 4000 × 4, 16,000 का कुछ चेक था। और हमने कहा कि 16,000 का चेक है, किस बात का? उसने कहा आपका ये स्केच है और ये नाम, स्केच का नाम उसने बोला ये लिखा है। सो हमको पता चला, अच्छा हमने जो 8 स्केच भेजे थे उसमें से 4 सिलेक्ट हो गए और वो शूट भी हो गए, और हमको किसी ने बताया नहीं, बट वो शूट हो चुके थे और वो चेक रेडी था उसका।
तो हमने कहा ये कब आएंगे, कहाँ हैं? तो उसने कहा कि ये 26 जुलाई को आएगा और 26 जुलाई को ये टेलीकास्ट हो रहा है, आप देख लेना और आप चेक ले जाओ। और 26 जुलाई को मैं रात भर बाढ़ में था, उसी दिन बाढ़ आई थी बॉम्बे में 26 जुलाई को, तो मैं भी नहीं देख पाया, राहुल भी नहीं देख पाया। राहुल घर पे था लेकिन वो बिजली चली गई थी, तो बट वहां से शुरुआत हो गई। उसके बाद फिर वो मतलब इट्स लाइक द मेन डोर ओपन एंड वी वर लेजिटिमेट इन दैट वन इंस्टेंट। कि फाइनली कुछ हुआ है अब जाके। हाँ, उसके बाद हमारा नाम आया, हमारा स्केच आया, उसके बाद वी became the regular writers on the show because the sketches were very nice, very well received। और उसके बाद से बस फिर मैं स्केच कॉमेडी लिखने लगा, स्केच से स्टैंड अप में आया क्योंकि मुझे स्टैंड अप लिखना था। उस शो में ऑलरेडी 2 स्टैंड अप राइटर थे, उसमें हर रोज स्टैंड अप और स्केच ऑल्टरनेट आता था, तो वो भी मैंने फिर बोला कि ये मैं लिखना चाहता हूँ, सैंपल लिखा, दे लाइक्ड इट, गॉट मी ऑन। So that show became the first big break for me, and for the next 2.5 years जब तक वो शो बंद नहीं हुआ तब तक मैं भी लिखता रहा, राहुल भी लिखता रहा उसमें। और तब तक जब तक वो शो खत्म हुआ, शो का भी ब्रांड बहुत बड़ा था और जिस तरह का ह्यूमर हम कर रहे थे, और जितने भी उस शो के राइटर्स थे 4-5 6 राइटर्स थे एक्चुअली, बट रेगुलर 4 थे एकदम, मतलब जो बहुत ज्यादा लिखते थे उसमें। तो हम चारों को मतलब उसके बाद फिर काम कभी भी दोबारा ढूंढना नहीं पड़ा और वाइड चॉइस हमेशा रही फॉर द काइंड ऑफ वर्क वी वांटेड टू डू। And I think that was जो ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज था, वो एक इंडिया का सबसे बड़ा शो था which led the way to comedy. No, but Laughter Challenge came later. So I'm talking about the comedy show. So Great Indian Comedy Show was like Saturday Night Live, which was sketch and stand-up. और इसमें रणवीर शौरी, विनय पाठक, गौरव गेरा, सुरेश मेनन, शेखर सुमन hosted the show for 5-6 months. Star 1 पे आता था। हाँ, so हमारे शो का पाप है लाफ्टर चैलेंज एक्चुअली, क्योंकि हमने आइडिया दिया था, हम लोगों ने, हमारी राइटर्स मीटिंग से, अरशद हमारा लीड राइटर था, अरशद के दिमाग से आइडिया आया था कि ये हमारे शो में रिक्रूट करने के लिए टैलेंट, लेट्स डू अ चैलेंज, लेट्स डू अ लाफ्टर चैलेंज। हमने वो आइडिया दिया स्टार 1 को। स्टार 1 गॉट अ गाय टू प्रोड्यूस दैट शो फॉर देम। वो शो आया और वो शो हमारे शो से बहुत बड़ा हो गया क्योंकि उसमें राजू श्रीवास्तव, और वो बहुत ही देसी ह्यूमर था हमारा ह्यूमर, क्योंकि हमारा एक रेफरेंस पॉइंट भी सैटरडे नाइट लाइव था। ऊपर से हमारा ह्यूमर तो बहुत पॉलिटिकल था, थोड़ा एजी था, थोड़ा अर्बन था, वो सारी चीजें। और वहां अचानक से वो देसी लहर आई और हमारा शो उसके सामने, जो कि हमारे शो के लिए टैलेंट हंट चल रहा था, हमारा शो उससे इतना छोटा हो गया कि चैनल हमको अचानक से सुनाने लगा कि मतलब नई बहू देखो कितनी अच्छी है, और तुम क्या करते हो, तुम्हारा कहाँ है टीआरपी। तब तक टीआरपी अच्छा चल रहा था हमारा और उतना ही रहा, लेकिन हमारे सामने वो लंबी लाइन आ गई तो बोलने लगे अरे तुम्हारा टीआरपी इतना कम क्यों है, जबकि हमने पहले उनको कन्विंस कर दिया था कि कॉमेडी शो का इतना ही होता है, ये सास बहू शो नहीं है कि उतना होगा। उन्होंने कहा देखो आ रहा है कॉमेडी शो का उतना टीआरपी, तो तुम लोग हटो अपना, निकलो यहाँ से। तो वो उस चक्कर में हमारा शो बंद भी हो गया 2.5 साल बाद, क्योंकि 1 साल 1.5 साल बाद हमने ये आइडिया फ्लोट किया और लाफ्टर चैलेंज आया और उसने हमारे शो को बाहर कर दिया। औतन आई थिंक इसके बाद आपकी राइटिंग चालू हो गई थी, यू बीन राइटिंग, आपने काफी शोज लिखे, पर ये स्टैंड अप कहाँ से आ गया बीच में? वही मैं स्टैंड अप लिख ही रहा था, ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो से लिख रहा था, और लिखते लिखते एक तो काफी ज्यादा एक्सपर्टीज हो गई थी लिखने में। मैं बोलने में मैं नहीं सोचता था कि मैं कभी भी स्टेज पे जाऊंगा और मैं स्टैंड अप करूंगा, और इनफैक्ट उस समय भी बहुत बहुत वाइल्ड आइडिया लगता था, क्योंकि मैंने 2-3 ही स्टैंड अप देखे थे इंडियन, मतलब हमारे शो के अलावा। हमारे शो में जितने भी थे वो एक्टर्स थे, तो वो स्टैंड अप कॉमिक नहीं थे, दे वर
artists who were reading scripts. Yeah. ठीक है, तो गौरव, रणवीर, विनय पाठक, ये सब लोग स्क्रिप्ट्स पढ़ रहे थे. तो जो जिसको मैंने देखा था वो एक था वीरदास, एक था वीरदास के साथ सौरभ पंत, who still like a big stand-up comic. But Saurabh Pant was opening act for Veerdas at that time, and so he came to audition for our show, the Great Indian Comedy Show उस समय. And I found the comedy very alien for me. The kind of comedy they were doing. Okay, जो मैं लिख रहा था, जो रणवीर और विनय कर रहे थे, वो अलग कॉमेडी थी, लेकिन वो कैमरा के लिए थी. जो लाइव कॉमेडी ये लोग कर रहे थे, वीरदास और सौरभ, वो मेरे लिए बहुत अर्बन थी. अर्बन इंग्लिश थी, मतलब बहुत ज्यादा. अर्बन तो शायद हम भी थे एक तरह से, बट बहुत इंग्लिश कॉमेडी थी, बहुत एनर्जी वाली थी. मेरे को, मतलब मेरे अंदर देख ही रहे हैं आप, एनर्जी बहुत कम है जनरली. लोग मुझे, मैं अपना एनडीए, मतलब आर्मी का जो एनडीए है उसके एसएसबी के लिए गया था, क्योंकि मेरा रिटर्न में हो गया था. वहां गेट से ही लोग मुझे देख के बोलने लगे, अरे ये क्यों आ गया है. मतलब जो ऑफिसर जो बाद में जो टेस्ट लेंगे वो तो छोड़ दो, जो वहां पे मतलब जो वो था, क्या अर्दली बोलते हैं, जो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं, वही बोलते थे कि ये भाई कहाँ गए, इसको कैसे होगा, ये तो बोलने में इतनी सी बात इतना टाइम लेता है. और तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था, सोचना भी कि मैं कभी कर सकता हूँ. बट लिखते लिखते एक पॉइंट आया जहाँ पे अपनी वॉइस मिली, क्योंकि शुरू में आई वॉज राइटिंग फॉर अ न्यूज, एंड आई वॉज राइटिंग जस्ट सेटअप पंच, न्यूज ये है, उसका पंच लाइन ये है. बट एक तो वॉइस मिल गई 4-5 साल करने के बाद. आफ्टर ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो आई रोट फॉर रणवीर, विनय और कौन. देन आई रोट फॉर राजू श्रीवास्तव on one show which ran on आज तक for probably 6 months. बट वो डेली शो था, तो हम हफ्ते में 5 एपिसोड लिखता था मैं, और साथ में और राइटर्स थे जो स्केच लिखते थे. बट लिखते लिखते एक तो वॉइस मिली, दूसरा लिखते लिखते एडिक्शन हो गया लिखने का. सो what happened when these shows disappeared from TV after a point, I was like कि यार अब कहाँ से वो, मतलब वो नशा अब कहाँ ढूंढूं, क्या करूं मैं. इतना कुछ है कहने को, और जो मैं हर रोज लिख रहा था पिछले 4-5 साल से, मैं डेली ही लिख रहा होता था ऑलमोस्ट. हर रोज जो भी न्यूज होती थी या जो भी आइडिया आता था उसको तुरंत लिख लिया, और फिर कहीं ना कहीं वो शो में फिट हो जाता था. एंड these things disappeared. At the same time, stand-up comedy started coming up in Bombay, so there was something of an opportunity. Third, जो तात्कालिक कारण हम लोग हिस्ट्री में बोलते हैं, the final trigger, which was O8's Friday, जो फरहान अख्तर का शो था, और उसमें मैं लिख रहा था, और फरहान अख्तर was the performer, the presenter, और उसको 45 लाख मिलते थे एक एपिसोड के, और मुझे वही लिखने के 40,000 नहीं, 40 भी नहीं मिलते थे, 30 मिलते थे एक एपिसोड लिखने के, और वो 45 लाख ले रहा था वही पढ़ने के फ्रॉम अ टेलीप्रॉम्प्टर. सो आई वाज लाइक, और अच्छा भी नहीं पढ़ रहा था. तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा इशू हो गया कि यार इसको पैसे भी मिल रहे हैं, फिर क्यों ऐसे पढ़ रहा है. और ठीक है, आई एम नॉट ग्रजिंग द मनी ही वॉज मेकिंग, आई एम ग्रजिंग द मनी आई वॉज नॉट मेकिंग. ओके, एंड इट वॉज जस्ट द थिंग कि यार पैसे ले रहे हो तो या तो आप अच्छे से पढ़ो उसको, या आप बोलो कि अच्छा ये इसको भी दे देता हूं मैं, अपने 45 लाख में से 1 लाख दे देता हूं, 44 ले लेता हूं क्योंकि मैं अच्छा नहीं पढ़ पाया. सम काइंड ऑफ पेनल्टी शुड बी देयर फॉर नॉट डूइंग जस्टिस टू लाइन्स. And so it was just a very socialist kind of protest कि अब मैं नहीं लिखूंगा किसी के लिए, ये लोग इतना पैसा लेते हैं और पढ़ते हैं और ठीक से पढ़ते भी नहीं है. तो that was the show when I decided कि अब मैं टीवी पे नहीं लिखूंगा किसी के लिए भी. वो राजू श्रीवास्तव हो जो अच्छा पढ़ता है, शेखर सुमन हो वो भी अच्छा पढ़ता है, but still they are make the money gap, the wage gap is like 100 times. तो फिर ये तो कोई पॉइंट नहीं बनाना, आप खुद ही लिख लो फिर.
आप सीख लो, आप 45 लाख दे मिल ही रहे हैं, बिल्कुल। आप रखो एक ट्यूटर और आपको सिखाएगा स्टैंड अप कॉमेडी लिखना और फिर अपनी लिखो। तो वो मुझे बहुत अचानक से आई हैड बीन डूइंग दैट फॉर 4 years, बट प्रोबेबली बिकॉज वन आई वाज अ न्यू कमर इनिशियली, सो I did not feel that connect with the material. So I was writing, but जब 4 साल बाद when you are writing your voice and you are writing your concerns, and then they are fucked by somebody just because of delivery, then you feel okay, नहीं, फिर मैं अपनी आवाज इसको क्यों दूं? बिल्कुल। तो वहां से I decided okay, मैं अब नहीं दूंगा, बट क्या करूंगा, न मेरे को आती है स्टैंड अप कॉमेडी, न मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था, न कोई अवेन्यूज थे, बट इट जस्ट हैपेंड कि ये शो खत्म हुआ और 2-3 महीने बाद, सो आई थिंक ये शो जनवरी में खत्म हुआ और अराउंड मार्च अप्रैल आई फाउंड कि वीरदास इज ऑर्गेनाइजिंग amateur comedy night in Blue Frog. So I was like कि अच्छा चलो देखते हैं ये करके, क्योंकि अब मटेरियल मेरे पास था और लिख रहा हूं मैं या सोच रहा हूं डेली, लेकिन कहीं करने को नहीं है ना लिखने को है, एंड सो आई बुक द स्लॉट इन दैट। सो वो 2 मिनट का ही स्लॉट था एंड इट वाज द फर्स्ट एवर ओपन माइक फॉर स्टैंड अप कॉमेडी इन बॉम्बे। जी, उससे पहले कुछ नहीं हुआ था ऐसा, उससे पहले बॉम्बे में सिर्फ ऐश चैंडलर, वीरदास और सौरभ पंत, यही 3 कॉमेडियन थे जी, जो बॉम्बे में बहुत ज्यादा परफॉर्म भी नहीं करते थे, प्रॉब्ली दे यूज्ड टू डू कॉर्पोरेट शोज एंड ऑल दैट। ऐसा ओपन लाइव शो सिर्फ वीरदास का होता था, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ अ प्ले, यू नो, वो सेंट एंड्रूज में होता था, बट इट वाज प्रमोटेड एज अ प्ले, दो इट वाज स्टैंड अप, बट दे वर कैरेक्टर एंड ऑल, बट इट वाज मोस्टली मोनोलॉग आफ्टर मोनोलॉग। सो आई बुक्ड द स्लॉट, आई वेंट देयर एंड there were 10 or 11 comics, 11 actually, because one guy was extra, which was me. They had not confirmed my slot and I showed up and then I realized कि मुझे email वापस नहीं आया और मैंने पूछा नहीं और कुछ झगड़ा हुआ वहाँ पे। Then I told them a lie कि मैं पूना से आया हूँ, क्योंकि वो बोले slot नहीं है। अब मेरे लिए वो था कि एक तो इतनी मुश्किल से मैंने खुद को मनाया है कि मैं ये करूँ, और ये मौका अब आज निकल गया तो फिर ये निकल ही जाएगा, फिर आई वोंट बी एबल टू गैदर द सेम करेज अगेन द नेक्स्ट टाइम एंड कम फॉर अ स्लॉट एंड ऑल। सो मैंने उनको बोल दिया कि नहीं, मैं पूना से आया हूँ और मेरे साथ और 3 दोस्त आए हैं पूना से और इतनी दूर से, और वो लोग वेट कर रहे हैं मुझे सुनने का एंड ऑल दैट, सो प्लीज गिव मी अ स्लॉट। एंड दे डिडंट नो हु आई एम और कहाँ से क्या। सो उन्होंने अनाउंस भी वैसे ही किया स्टेज में, ओके सो फाइनल कॉमिक इज फ्रॉम पूना एंड ऑल दैट। गया मैं और वो जस्ट एज इट हैपेंड आई वन दैट एमेच्योर नाइट ऑन द दिस थिंग। उसके बाद पूना से और कई लोग आए हुए थे, वो आके लगे मिलने मुझसे कि अरे पूना का नाम रोशन कर दिया। मैंने मैं एक्चुअली बोरीवली में रहता हूँ, बट अब बोलना मत वीरदास को जाके, बट सो आई जस्ट सो दैट अगेन दैट वाज जस्ट अ make or break moment for me. Right. Okay, if I had lost that day or if I had not done well on that day, I would have probably never returned to stage. I was very sure कि मैं ये गलत ही कर रहा हूँ यहाँ आके, क्योंकि मैं राइटर हूँ, मैं नहीं जानता हूँ डिलीवरी, मेरे को कुछ नहीं मालूम है। Though I had done theater in college, but I knew कि मैं बहुत खराब एक्टर हूँ। वहाँ भी मैं कोशिश करता था कि मैं लिखूँ और डायरेक्ट करूँ और मैं स्टेज पे ना जाऊँ। But probably because I had found some kind of voice which just showed, and my experience as a writer showed, which, you know, nobody else was a writer on that day. जो बाकी के 10 comics थे, they were comics, and they were writers of course, but they didn't have that 4 years of experience which I had. And so that started the stand-up comedy career for me, क्योंकि वो 2 मिनट जीता उस दिन, तो नेक्स्ट टाइम दे कॉल्ड मी, सो हर 3 महीने पे होने लगी एमेच्योर नाइट। फिर तो आपको सामने से ही बोल देंगे वरुण आ जाइए आप परफॉर्म करिए। नेक्स्ट टाइम दे केप्ट मी आउट ऑफ कंपटीशन, सो गिव मी अ 5 मिनट स्लॉट, क्योंकि मैं पिछली बार जीता था। दैट अगेन वेंट वेल। देन द नेक्स्ट थर्ड टाइम
आई सेड कि मैं फिर compete कर लूं, उन्होंने कहा कर लो, तो थर्ड टाइम अगेन आई वन. Wow. So then fourth time they gave me a 10-minute slot, saying कि अच्छा 5 भी कर लिया, आप 10 कर लो. Fifth time they refused me this thing कि अब competition में मत आओ, अब तुम जाओ और बाकी जगह ढूंढो बॉम्बे में और कहाँ होता है. So तब तक जहाँ हम पोएट्री करते थे, they used to be, so Hussain is there too, who is my poetry fellow from those days, जब हम लोग पोएट्री ओपन माइक कर रहे थे. और तो वहीं पे पोएट्री वालों को जो करते थे बॉम्बे इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाले, उनको भी हवा लगी कि अच्छा हाँ यहाँ पे ना स्टैंड अप कॉमेडी भी हो रहा है, तो ये भी शुरू करते हैं. सो और तब तक वो एक पूल हो गया था, 3 बार हो चुका था वीरदास का. So there was a pool of 20 comics who were, you know, aimless in terms of कि कहाँ करें, कहीं और तो होता नहीं है. So they started poetry open mic at Cafe Goa in Bandra. जी. तो मेरे को वो एक और जगह मिल गई. So हम लोग वही करते थे कि वहाँ तो 3 महीने में एक बार होता था वीरदास का, और बाकी यहाँ हर महीने एक हमने पोएट्री नाइट शुरू कर दी. और वहाँ पे भी सबसे पहला जो हुआ वहाँ से ही मैंने जाना शुरू किया. जी. So for next 2 years till 2011, I think we were just doing open mics. जी. And 2011 end, I think I did my first professional gig, which was for Foster's or something, so some cafe gigs. Foster's ने कुछ tie up किया था pubs के साथ. जी. And so I did my first 30-minute there, and that was the beginning of the stand-up comedy career. जी. आपकी राइटिंग चल रही थी, यू स्टार्टेड स्टैंड अप भी यू एस्टैब्लिश्ड, फिर ये बॉलीवुड कहाँ से आया? लाइक आपका इंटरेस्ट था कि मुझे बॉलीवुड में जाना है, या इट जस्ट हैपेंड कि मुझे कहीं से ऑफर आ गया, मैं को लिख देता हूँ एंड देन लेट्स सी कि क्या होता है? ओके, नहीं, बॉलीवुड तो हमेशा से शुरू से ही प्लान्स में था, और वो मेरे ख्याल से सबके प्लान्स में होता है, बिकॉज सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग तो वही है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग, लाइक थिएटर. अब थिएटर में सारी आर्ट्स हैं, तो वो सिनेमा में भी वही है. और जो मैंने कहा कि बचपन से सिनेमा का बहुत ज्यादा फैसिनेशन था, अगेन बट प्योरली बिकॉज ऑफ सिनेमा एंड नॉट बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक राइटिंग और लिरिक्स और म्यूजिक, बट ओवरऑल एक सिनेमा का जो इम्पैक्ट रहा है बचपन से. सो वंस यू आर इन बॉम्बे एंड यू वांट टू बी अ राइटर, यू नो कि हाँ यहाँ पहुंचना है. बट जब तक मैं टीवी कर रहा था, आई वॉज मोर देन हैप्पी डूइंग इट. आई वॉज नॉट लाइक कि अच्छा टीवी इज अ स्टॉप गैप थिंग और अब मैं सिनेमा में चला जाऊंगा. और तो वो कोशिश थी कि कुछ करेंगे. और हमेशा यही होता है व्हेन यू आर इन बॉम्बे, आप मतलब आप किसी से भी पूछो, अगर आप वर्सोवा से लेकर बैंड्रा तक जी किसी से भी पूछ लो कि आपके पास स्क्रिप्ट है, तो वो 4 स्क्रिप्ट होंगी उसके पास, कोई भी बंदा. तो वो 4 स्क्रिप्ट मेरे पास भी थी, वो शुरू से 4 से ज्यादा ही होंगी, वो करते करते बनती जाती हैं. एंड यू कीप होपिंग कि इसमें से कुछ मिलेगा, कोई मिल जाएगा जो आपकी फिल्म बना देगा. सो यू कीप वर्किंग ऑन योर ओन. तो वो मैं करता रहा. बट हर 2 साल बाद व्हेन यू गो बैक टू योर अर्लियर स्टफ, यू फील कि ये बाप रे अच्छा हुआ नहीं बना, ये तो बहुत ही खराब था. तो वो धीरे धीरे यू इवॉल्व टू दैट स्पेस जहां पे 3 साल पुराने आइडिया खराब नहीं लगते हैं, लेकिन वो उसमें टाइम लगता है. वो 8-9 साल 10 साल लगते हैं मुझे लगता है जी. क्योंकि शुरू के 4 साल आप जो भी लिखते हैं वो आपके लिए और दुनिया के लिए सबके लिए अच्छा है कि ना बने. लेकिन वहां से वो एक दिमाग में था, और उसी चक्कर में आई रोट वन डायलॉग फॉर अ फिल्म कॉल्ड एक्सीडेंट ऑन हिल रोड, विच वॉज अ वेरी स्टूपिड thing to do on my part. Okay. I was just desperate at that time कि कुछ तो हो जाए फिल्म में. और फिर डायलॉग लिखना, you don't feel as guilty also if the film turns out bad, क्योंकि आपने सिर्फ डायलॉग लिखे हैं. तो इसलिए मैंने हाँ बोल दी. उसमें फारूक शेख थे, बहुत सारे रीजंस थे. बट आफ्टर दैट आई रियलाइज कि वो भी नहीं करना चाहिए. मतलब नथिंग शुड बी डन इन डेस्परेशन, बिकॉज इट जस्ट जी gives you nothing except that small gratification in a small group of people जो आपको बोलेंगे अच्छा अब तू फिल्म राइटर हो गया है. उसके अलावा कुछ नहीं मिलता. कोई सक्सेस किसी तरह से, ना फाइनेंशियली, ना रेपुटेशन वाइज, और ना ही सेल्फ सेटिस्फैक्शन आफ्टर यू आर डन विद इट. तो वो
उस समय कर लिया, बट आई रियलाइज कि नहीं, अभी रुकना पड़ेगा, ये फिल्म गलती कर दी, उस समय सोचा अच्छा डायलॉग है कर दो, बट इट वाज turned out to be a B grade film, the kind of film I don't want to see. I don't want to be made in Bombay, you know, that kind of a film, and being associated with it was a reality check कि रुकना पड़ेगा. So I waited, I kept working on my scripts, I kept working on whatever self development in terms of world view कि क्या करना चाहिए, सिनेमा और देखना चाहिए, वो सारा जो भी ट्रेनिंग ग्राउंड एक होता है, you watch cinema, you meet like-minded people, find the people who are doing the kind of work you want to do. Right. So Anurag Kashyap was one name which just, you know, was there and was accessible. Unlike other names I already liked, like Vishal Bharadwaj और दिबाकर बनर्जी, इन लोगों का नाम भी था उस लिस्ट में जो कि जिनके साथ में काम करना चाहता था, but Anurag turned out to be the most accessible. So I approached him, I met him, and I knew कि अच्छा वो स्क्रिप्ट तो खुद लिखता है और तो मैं क्या करूं, तो गाने लिख सकता हूं अनुराग के साथ, और वो एक तरीका है उसके साथ जुड़ने का या उसके साथ जो फिल्में हो रही हैं उनसे जुड़ने का. So I wrote something and which he liked for no smoking and he called me and वहाँ से एक कनेक्शन बन गया. नो स्मोकिंग में कुछ हुआ नहीं, गाना आया नहीं हुआ अनुराग को, लेकिन अच्छा लगा एंड एटलीस्ट ही केम टू नो कि ओके आई कैन राइट एंड आई हैव दिस थिंग इन मी कि हाँ ये गाने लिख सकता है ये लड़का, जब काम आएगा जिस दिन तो बुला लूंगा. That's what he promised and he lived up to that promise and he called me for that girl in yellow boots. वहाँ से वासेपुर मिल गई, वासेपुर से रास्ता खुल गया लिरिक्स राइटिंग का. So yeah. फिर मसान हैपेंड. आई थिंक जो आपने गाने लिखे हैं और जो मूवीज लिखी हैं काफ़ी रिकग्नाइज सक्सेसफुली क्रिटिकली एज वेल एज फाइनेंशियली एज वेल. अगर आप ये बताएंगे थोड़ा इंस्टेंसेस, ये कैसे, आई मीन हाउ वर यू एबल टू पुट टुगेदर अ सॉन्ग और द फिल्म, सर्टेन इंस्टेंसेस, क्या अनुराग के साथ आपने कई चीज़ों पे क्लोजली वर्क करा या इट वाज समथिंग दैट यू डेवलप्ड एंड उसके ऊपर वर्क करते करते वी डेवलप्ड इट? ओके, सो अनुराग के साथ तो पहला काम मेरा जो मतलब सीरियस काम था वो गैंग्स ऑफ वासेपुर था. उससे पहले दैट गर्ल इन येलो बूट्स के लिए एक गाना लिखा था, बट वो दैट वाज अ फिल्म व्हिच really did not need any songs. But I think because of either he was feeling guilty कि वो पहले एक गाना प्रॉमिस किया था और आज तक नहीं लिखवाया, so he called me and said कि नहीं लिखो, और उस फिल्म में गाना डाल दिया. But the thing with Anurag is, you know, it's the best start anybody can hope for in Bombay if you want to completely explore yourself, because he gives you so much confidence and because he puts in so much faith in you कि मैंने आज तक एक भी गाना नहीं लिखा है, आप सोचिए, ठीक है, मैंने उसके लिए नो स्मोकिंग के लिए कुछ लिखा था which ultimately didn't appear in the film. उसके 3 साल बाद he calls me for a song for that girl in yellow boots. He says कि अच्छा तुम फिल्म देख लो, और फिल्म रेडी है, कट रेडी था उसका, एक लॉन्ग कट एडिट कट रेडी था, और फिल्म देख लो, और फिल्म देखने के बाद फिर मैं बताऊंगा कि किस तरह का गाना चाहिए. मैंने फिल्म देखने के लिए मैं एडिट रूम में गया, एडिट रूम में फिल्म शुरू होती है, ओपनिंग टाइटल्स आते हैं, टाइटल्स में लिरिक्स वरुण ग्रोवर लिखा हुआ है. Wow. Now, I think that deserves a clap. It was a shock for me. यार बॉम्बे में लोग 4 रिवर्क करवा के आपको उसके बाद भी फाइनल नहीं करते हैं, अभी भी नहीं करते हैं बहुत सारे लोग. ओके, पीपल who know, okay, I have a body of work, they still won't final me before seeing a sample of some of the songs. Okay, क्योंकि वो 3-4 लोगों से लिखवा रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है. So वो उस समय जब मैंने एक भी गाना नहीं लिखा है, he had that much faith कि यही लिखेगा, उसने क्रेडिट में नाम डाल दिया है. और मेरे लिए वो बहुत, it was one very overwhelming to see that without, and very scary कि अब क्या करूंगा, अब तो मतलब बचने का कोई चांस नहीं है, अब तो लिखना पड़ेगा और अच्छा लिखना पड़ेगा ताकि you live up to that guy's expectations. जी.
So after the film, I met him, asked him कि क्या है, कौन सा गाना लिखना है, trying to hide my, this thing, fear कि ये क्या है यार मेरा नाम, and so he says कि नहीं तुम खुद decide करो कहाँ क्या आना है, मैं क्या बताऊंगा, तुम देख लो, तुमको समझ आ रहा होगा, म्यूजिक डायरेक्टर से मिल लो, उसके पास कुछ ट्यून होगी और करो जी. So that is his way of working, and it continued in Gangs of Wasipur also. He gave us the script, me and Sneha Khanwilkar who did the music. और हम दोनों को स्क्रिप्ट दे दी और बोला कि तुम लोग मार्क कर लो स्क्रिप्ट में. एक तो वो इतनी लंबी स्क्रिप्ट थी क्योंकि शुरू में एक ही स्क्रिप्ट थी, हमको नहीं पता था 2 पार्ट में फिल्म बनने वाली है. इनिशियली वी हैड वन स्क्रिप्ट व्हिच वाज 200 पेजेस लॉन्ग. वी वर थिंकिंग 200 पेज की ये कैसे बनाएगा, 2.5 घंटे की 3 घंटे की फिल्म, ये क्या है, ये चली जा रही है. एंड ही गेव अस पेंसिल्स कि ये तुम ना मार्क कर लो अपनी अपनी स्क्रिप्ट में कि कहाँ गाना आना चाहिए और मुझे फिर आके बताओ, तुम बताओ कहाँ गाना आना चाहिए और कैसा गाना आना चाहिए. He had no brief while he was going to make a musical. Okay, he knew it's going to be a musical. He told us कि इसमें तुम 200 पेज की स्क्रिप्ट है, इसमें 12 गाने मार्क कर लो कम से कम और बताओ मुझे. Now we were like completely, I was completely new. Sneha had done O Lucky till then and LSD. So yeah, दो फिल्में, लेकिन वो दोनों की दोनों फिल्में मतलब बहुत अच्छा काम, बट म्यूजिकली बहुत छोटे स्पेस में काम किया था. दिस वाज अ कैनवस व्हिच वाज ह्यूज एंड दिस नीडेड समथिंग व्हिच अनुराग जस्ट टोल्ड अस कि तुम्हारे ऊपर है, तुम सोचो क्या करना है. कुछ भी हो सकता है, मतलब तुम पूरा फोक भी कर सकते हो, पूरा इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हो, व्हाटएवर यू डिसाइड यू टेल मी. जी. नाउ दैट इज putting complete faith in the person you have selected. Right. Okay. So wo, it spoils you also, but initially, yeah, it gives immense confidence and opens up your mind into spaces जो आप कभी नहीं जाते, क्योंकि आपको अगर कोई ब्रीफ दे देता है तो वो ब्रीफ से आप कितना दूर जाओगे. जी. और वो ब्रीफ फिर ज्यादातर जो मिलती भी है वो किसी ना किसी रेफरेंस की मिलती है. So once you get a reference, यू नो कि ये नया क्रिएट करने का स्पेस बहुत कम हो गया है. आपको रेफरेंस मिल गया, कोई भी जूनो का साउंड ट्रैक मिल गया या जो भी मिल गया, तो वो आपको पता है ना, फिर तो आप उससे कितनी दूर जाओगे. तो यू आर अल्टीमेटली ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग विच हैज ऑलरेडी बीन डन, बट ओके, ट्राइंग टू बी स्मार्ट अबाउट इट एंड यू ऑलवेज ट्राई, बट अल्टीमेटली व्हेन यू आर बीइंग टोल्ड कि कुछ भी चलेगा, कुछ भी, then you go completely out of the box. And then I think things like what Sneha did in Gangs of Wasipur, like mixing chutney music with Bhojpuri folk and having a Kala Re kind of a song, having a Keh Ke Lunga, having that really squeaky voiced kid recorded in a hotel room and putting that on the soundtrack with no recording in a recording studio. मतलब वो होटल के कमरे में बैठ के जो बच्चे ने गाया ऑडिशन के लिए, उसको फिल्म में यूज किया गया है. Now that is audacious, but that is what Anurag wanted ultimately, but he didn't tell us. He just said कि तुम करो, and that took us 2 years almost to complete the album. Long time. But वो 2 साल पहले तो कोई देता नहीं यहाँ पे. यहाँ तो इनफैक्ट एक जगह तो मैं गया था और वो बैठे हुए थे म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, और उन्होंने, मैं अंदर गया, मैं किसी को नहीं जानता हूँ तीनों में से, मैं पहली बार मिल रहा हूँ. मैं अंदर गया, उसने बोला हाँ बैठिए वरुण जी और दादा बजाइए, और दादा ने गिटार हाथ में रेडी थे. दादा वाज लाइक चाबी भरा हुआ था, बस चालू, और वो दादा ने गिटार बजाया और खत्म हुआ उनका ट्यून, और उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, वो अंदर कमरा खाली है, अपना लिख के ले आओ गाना. मैंने कहा कि कैसे, नहीं आप अंदर, दादा एक बार और बजा दो इनके लिए, और दादा ने एक बार और बजा दिया. बोला कि हम आधा घंटा हम वेट कर रहे हैं आपका, आधा घंटा में हो जाएगा. मैंने कहा आधा घंटा में, मैंने 2 साल में गैंग्स ऑफ वासेपुर का एल्बम किया था. बोला वो नहीं, हमको वैसा नहीं चाहिए, हमने हुक्का बार 1 घंटे में बनाया था.
बोला ओके, लेकिन अभी वो तो हो गया ना, अभी हुक्का बार दोबारा नहीं हो सकता और मैं वो नहीं करता हूँ। जी, जी। 3 दिन 4 दिन तो कम से कम लगेंगे। बट गैंग्स ऑफ वासेपुर में अनुराग टुक एंड गेव अस 2 years जी टू कंप्लीट द एल्बम एंड वी यूज्ड इट कंप्लीटली। हम लोग मतलब ऐसी ऐसी जगह, बहुत जगह तो अभी फिल्म में आई भी नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें हमने एक्सप्लोर की, उनको लाने की कोशिश की। बट द पॉइंट इज it just groomed me for life. I know for sure कि कुछ भी हो जाए, I know now how creativity can be channeled. राइट जो बहुत भले ही उसका आउटपुट आई डोंट नो कहाँ से कितना होगा, वो मेरे ऊपर भी डिपेंड करता है कि मेरे अंदर अभी कितना बाकी है और जो करवाने वाले हैं वो कितना चाहते हैं। जी But it's something which is enough for me for a lifetime कि हाँ वो कर लिया। जी। Coming from space जहाँ पे मैं सोचता था कि मैं बॉम्बे जाऊं और मैं लोगों को पैसा दे, मतलब लिखने का पैसा दूंगा और लोग मुझे लिखने देंगे, मैं उसमें भी खुश हूँ कि मैं साइड में एक और काम करूं जिसमें कि मैं सैंडविच का स्टॉल लगाऊं और वहां से जो पैसा मिले वो मैं लोगों को दूं कि मुझे लिखने दो और मेरा काम कहीं छपे आए। और वो मेरे लिए दैट वुड हैव बीन, एंड आई एम नॉट किडिंग, दैट वुड हैव बीन अ वेरी plausible, very acceptable way of living. So from there to this side where I am being paid to write, I think it's matlab enough for me. Yeah. wow, I think that's a very humble statement and Varun, I think ये पूरा सेशन था is interesting. I think अभी I'll open the stage for questions from the attendees. So guys, anybody who would like to ask Varun question? अच्छा एक मिनट, ये एसी थोड़ा कम हो सकता है कि बहुत ठंडी हो रही AC है? थोड़ा Sorry. कम कर दीजिए। हो जाएगा ना? हाँ। नहीं, कई बार बोल देते हैं फिर साइकोलॉजिकली करना पड़ता है कम। हो गया। So guys, I think I'll open the stage for questions. So anybody, किसी को भी question पूछना है? वरुण, मसान की स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, आपने जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी है, तो जो पहले तो ये बताइए कितने ड्राफ्ट्स लिखे थे आपने मसान के लिए? मसान के काफी, मेरे ख्याल से अब ड्राफ्ट ना 2 तरह से गिने जाते हैं। एक एक्चुअल होता है जो कि एक्चुअल आई थिंक 4 ड्राफ्ट थे, मतलब जो ब्रॉड चेंजेस जिसमें होंगे तो वो चौथा ड्राफ्ट था। बट आफ्टर दैट यू कीप वर्किंग एवरी फ्यू मंथ्स और वो ड्राफ्ट एक्चुअली फिल्म इंडस्ट्री में डिपेंड करते हैं कि आपको प्रोड्यूसर कितनी जल्दी मिलता है, क्योंकि नहीं मिलता है तो आप ना फिर 3 महीने बाद आप दोबारा पढ़ते हो, आपको लगता है नहीं नहीं ये बदल दो। अगर आपको तुरंत मिल गया, अगर आप खुद ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हो जैसे कि अनुराग कश्यप, वो उनका फर्स्ट ड्राफ्ट या सेकंड ड्राफ्ट शूट पे चला जाता है। ठीक है, हम अगर हमारे जैसी फिल्म है जिसको कि 2 साल लगे प्रोड्यूसर ढूंढने में, तो हम 4 ड्राफ्ट के बाद वी स्टार्टेड शेयरिंग इट with people and selling it in a way, but once after that it took another 6 or 7 drafts. मैंने ये इसलिए पूछा कि आपकी स्क्रिप्ट सनडांस में भी गई थी। हाँ, और अगर आपकी स्क्रिप्ट कोई भी ध्यान से पढ़े तो जो शॉट्स है वो बहुत ज्यादा छोटे 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 टुकड़ों में तोड़े हुए हैं। कोई भी बहुत लंबा शॉट नहीं है एक भी। एंड विच आई मीन इन माय लिमिटेड नॉलेज, जितना भी मैंने स्क्रीन प्लेस देखे हैं या पढ़े हैं, दैट वाज टोटली डिफरेंट अप्रोच। सो वो अप्रोच पहले से था या वो अप्रोच बाद में आया, नहीं वो शुरू से या ऑर्गेनिकली वो ऐसे ही निकला था? नहीं, वो शुरू से ही मेरे अंदर मतलब मुझे लगता है कि मैं कोशिश भी करता हूँ बहुत क्रिस्प लिखने की। दैट इज समथिंग विच इज अ स्टाइल एंड अ वेरी कॉन्शियस एफर्ट टू कीप इट रियली शॉर्ट, द शॉर्ट लेंथ ऑल्सो एंड जस्ट डायलॉग ऑल्सो, मतलब जितना कम से कम में आप बात कह लें। तो वो छोटे छोटे शॉर्ट, क्योंकि 3 कहानियां थी तो वी वांटेड टू कीप इट रियली फास्ट पेस्ड, जंपिंग फ्रॉम वन स्टोरी टू अनदर, ताकि वो कहीं भी लोगों को पता न चले कि वो हिंदी फिल्म देख रहे हैं। वो कहीं और अचानक से कोई और कहानी आ जाए, फिर कोई और आ जाए, तो वो फीलिंग आनी चाहिए थोड़ी सी पेस की।
और गैंग्स में सबसे डिफिकल्ट कौन सा सॉन्ग था आपके लिए लिखना? जो सबसे डिफिकल्ट था वो मेरा रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मैंने कह के लूंगा लिखा था सबसे पहले। वो इतना डिफिकल्ट था मेरे लिए, अचानक से उस स्पेस से निकलना जहां पे हम विदाउट ब्रीफ काम कर रहे थे, एंड दैट वाज द ओनली सॉन्ग वेयर अनुराग हैड अ ब्रीफ, बिकॉज देयर वाज अ डायलॉग इन द फिल्म, कह के लूंगा, सो ही हैड अ ब्रीफ कि इस पे लिखना है। ही गेव मी दैट ब्रीफ, और वो मैंने 3 वर्जन लिखे, और अनुराग को उसमें से कोई पसंद नहीं आया। वो बोला नहीं, और पुश कर, और एजी कर, और डार्क कर, वो सारा जो भी एक मतलब हरामीपना कम था जितना उसको चाहिए था उससे। सो देन ही सेड कि तू हट जा, तेरे से नहीं होगा, तो पीयूष मिश्रा ही कर सकते हैं ये। तो वो उन्होंने फिर पीयूष मिश्रा को बुलाया और उन्होंने एक बार में क्रैक कर लिया। मतलब शूट करते करते, शूट पे मैं भी वहीं था, और मैं भी वहां उस समय शूट पे ये प्रोसेस देख ही रहा था, और अनुराग ने बुलाया ही इसलिए था शूट पे क्योंकि ही वांटेड दिस सॉन्ग टू बी रिटन इमीडिएटली एंड ऑन द, सो एक तो टाइम लिमिट दी, दूसरा ब्रीफ दिया, और मुझसे नहीं हुआ। बाकी के सारे गाने बिना टाइम लिमिट, बिना ब्रीफ के किए, वो सारे हो गए, और ये वाला फंस गया। और वन मोर लास्ट क्वेश्चन, तार बिजली से और भूस के ढेर में, ये दोनों एक्सप्रेशन जो आपने गाना शुरू किए थे लिखने के लिए, कहाँ से आया था? भूस के ढेर में तो कंप्लीटली मेरा है, प्योरली, और वो इस फिल्म के लिए लिखा भी नहीं था एक्चुअली, वो दैट गर्ल इन येलो बूट्स के लिए लिखा था, क्योंकि वो फिल्म शुरू होती है कबीर के दोहे से। कबीर के जो भी एक दोहों की श्रृंखला को क्या बोलेंगे, गीत ही बोलेंगे मेरे ख्याल से, भजन बोलेंगे, हाँ तो भजन, तो वो चौपाई नहीं थी, चौपाई तो 4 छंद, मतलब 2 छंद वाली हो गई। तो भजन था कबीर का, करमारी दुनिया ज्ञान बिना, तो वो उन्होंने ऑलरेडी, म्यूजिक कंपोजर ने ऑलरेडी वो यूज की हुई थी फिल्म में, तो वो कबीर से शुरू होती है, और फिल्म के एंड क्रेडिट में जस्ट बीइंग ग्रीडी, अनुराग ने एक गाना लिखने को बोला था, वो लिख दिया मैंने। फिर मैंने सोचा, म्यूजिक डायरेक्टर को मैंने बोला कि एक और कर देते हैं, उसको बोलेंगे एंड क्रेडिट में चला दे, तेरा क्या जाएगा, हमारा एक गाना और आ जाएगा एल्बम में। तो हमने वो लिख दिया, मैंने वो लिखा ये सोच के कि शुरू कबीर से हो रही है तो खत्म भी कबीर जैसा कुछ होना चाहिए। कबीर मैं उठा के दे देता तो फिर मेरा क्या होता, तो मैंने बोला मैं कबीर जैसा लिखूंगा ताकि वो बुक एंड हो जाए फिल्म, 2 कबीर जैसे थॉट्स के बीच में। और क्या लिखूं, वो फिल्म के अंदर से आया, क्योंकि एक लड़की है जो अपना बाप ढूंढ रही है, और उसको वो बाप मिलता है और मिल के भी नहीं मिलता है। सो वो ना मिली है, वहां से आइडिया आया कि भूस के ढेर में राई का दाना ढूंढ रही है वो लड़की, एक तो अपने बाप को ढूंढ रही है, और वो उसको नहीं मिलेगा, वो कुछ भी कर ले वो नहीं मिलेगा। तो वो थॉट वहां से आया, अनुराग को वो सुनाया, उसको थॉट अच्छा लगा, लेकिन वो बोला कि फिल्म साइलेंस पे खत्म होनी चाहिए, इसलिए इस फिल्म में नहीं आएगा। वो कंपोज भी नहीं हुआ था, मैंने सिर्फ कविता लिखी थी। तो जब वासेपुर शुरू हुई तो पहले तो अनुराग ने बोला कि तू पंजाबी है, तू कैसे लिखेगा भोजपुरी फिल्म। मैंने कहा मैंने वो लिखा था भूस के ढेर में, आपको याद है? उसने बोला ला फिर से पढ़ा उसने, और इमीडिएटली वी वर in an auto coming from Bandra, some screening to his place in Warsaw. So in the auto he read it on my diary. From the auto itself he called Sneha कि वो lyrics एक बंदा मिल गया है lyrics के लिए, तू अब ढूंढना छोड़ दे. So that thing actually helped me. So गैंग ऑफ वासेपुर की शुरुआत एक्चुअली गर्ल इन येलो बूट से हुई है, भूस के ढेर में वहां से आया है। और तार बिजली वो एक्सप्रेशन, वो तार बिजली एक्चुअली एक फोक सॉन्ग का की पहली लाइन है। शारदा सिन्हा? नहीं, शारदा सिन्हा की नहीं है, वो बहुत कम लोगों को पता भी है। वो बिहार में ही, जो बिहारी हैं ज्यादातर, जो इंक्लूडिंग शारदा सिन्हा, उनको नहीं पता था कि ये फोक सॉन्ग है। उनको यही लगा कि मैंने लिखा है, लेकिन वो हमको रिसर्च प्रोसेस हमारा ऐसा था वासेपुर का कि हम कहीं भी घुस जाते थे, मैं और स्नेहा, पटना में, मुजफ्फरपुर, जहां जहां हम लोग गए, बहुत शहरों को नापा, और वहां किसी भी दुकान में चले जाते थे या किसी घर में चले जाते थे, और फिर वहां से पूछते थे आपको कोई फोक सॉन्ग याद है, और हम रिकॉर्ड करेंगे, और जो हमसे बात करता था उससे बात कर लेते थे। और ऐसे एक लेडी हमको मिली जिनका कि कोई म्यूजिक से कोई रिश्ता नहीं है, हाउसवाइफ, जो कि एक दुकानदार
जो बुक शॉप वाला था उसकी वाइफ थी, बुक शॉप वाले से हम म्यूजिक का पूछ रहे थे कि आपको कोई यहाँ म्यूजिशियन पता है, और उसकी वाइफ वही थी. शी स्टार्टेड हमिंग दिस सॉन्ग सेइंग कि हमारा एक शादी में हम लोग गाते हैं, तार बिजली से पतले हमारे पिया, ओरी सासू बता तूने ये क्या किया. ये लाइनें थी. आगे कुछ उसका बहुत ही वो घरेलू टाइप था, देवरानी और ननद, वो सारी चीजें आ रही थी उसमें. लेकिन वो 2 लाइनें हमने ऐसे रिकॉर्ड की हुई थी. बाद में जब हम बैठे और दिमाग में ढूंढ रहे थे क्या करें, कौन सा कोई फ्रेज मिल जाए, वहां से हमको वो. और इस गाने में पॉलिटिकल कॉन्नोटेशंस भी हैं, बिहार के पॉलिटिकल कॉन्नोटेशंस भी आपने डाले हैं शायद. हाँ, तो वही हमने सोचा कि जेपी शुरू वहां से, हाँ शुरू वहां से किया. लेकिन हम बिहार पे ही गाना ढूंढ रहे थे, इसलिए हमको वो अच्छा लगा. तार बिजली से पतले हमारे पिया, जो कि शादी गीत था, लेकिन मुझे लगा कि ये बिहार की हालत पे बहुत अच्छा फ्रेज है. सो वो मान के फिर मैंने पूरा गाना जो लिखा है वो मैंने शादी गीत सोच के नहीं लिखा. आई टुक दैट एज अ पॉलिटिकल मेटाफर एंड रोट द एंटायर सॉन्ग एज अ मेटाफर फॉर बिहार. तो घुप अंधेरा में चलते हमारे पिया, और रोड टूटली है, और ऑल दोज थिंग विच आर part of the Bihar story, the crime, the lack of development, the ignorance by politicians, naming all the politicians related to Bihar. उसमें जेपी हैं, उसमें कर्पूरी ठाकुर हैं, उसमें वहाँ के उस समय के कोल मिनिस्टर थे, नाम भूल रहा हूँ, बट बाबूजी इज कर्पूरी ठाकुर आई थिंक ओनली. फिर बाबा साहेब अम्बेडकर, नेहरू, गांधी जी, सबको हमने नाम उसमें दिया है, बिकॉज वी वांटेड टू मेक इट अ रियली पॉलिटिकल सॉन्ग. एंड वी वर होपिंग कि, क्योंकि वही हुआ, अनुराग ने हमको बोला था तुम बताओ कहाँ आएगा, और हमने वो गाना उसको बोला था पॉलिटिकल रैली में, और बना के वैसे ही दिया. बट देन अनुराग ऑन द शूट ही डिसाइडेड कि ये इसको ना और मस्ती करते हैं, पॉलिटिकल रैली में डालेंगे तो इट बिकम्स टू ऑब्वियस कि पॉलिटिकल गाना और सबको समझ आ जाएगा एक ही बार में. लेट्स पुट इट इन अ वेडिंग. वी डिडंट मेक इट फॉर द वेडिंग. अगर वो पहले मुझे ब्रीफ में पता होता है शादी के लिए, तो वो जो लेडी ने गाया था शायद वही यूज कर लेते. मैं ये नया नहीं लिखता या इस तरह से नहीं लिखता. सो अगेन दैट्स हाउ अनुराग्स style of working helps. It helps create things which you would not have created otherwise. So yeah. For the next song, More के धागे, you said that I know I have too many questions. Sorry. So More के धागे, you said that More के धागे you wrote more twice because you feel that you're sitting on a scooter. और वो स्कूटर जा रहा है आगे पीछे, वो फील आ रही है. तो वाज इट द कॉन्शियस चॉइस ऑफ यूजिंग मोर ट्वाइस, और वैसे ही आ गया? नहीं, तो आप क्या होता है ना, लॉजिक आप बाद में ढूंढते हैं. सबसे पहले तो इंस्टिंक्ट आती है. इंस्टिंक्ट टेल्स यू इफ इट इज म्यूजिकल, इफ इट इज न्यू, इफ इट इज व्हाटएवर, इफ इट हैज पोएटिक मेरिट. ये सारी चीजें पहले इंस्टिंक्ट बताती है. उसके बाद आप जब प्रेजेंट करते हैं तो कुछ आसपास के लोगों का रिएक्शन बताता है, एंड देन यू स्टार्ट फाइंडिंग रीजंस फॉर व्हाई इट हैपेंड, व्हाई इट केम दैट वे. सो वो ट्यून में भी वहीं से आया था, क्योंकि हमने विजुअल्स पढ़े हुए थे. ट्यून में भी वहीं से आया था, शब्दों में भी वहीं से आया था, दैट रिपीटेशन. तो जब मेलोडी मिली थी, क्योंकि वो मैंने पहले नहीं लिखा था, वो शब्द पहले नहीं है, उसका ट्यून पहले आया है, ट्यून पे लिखा है. अब ट्यून में वो मेलोडी इसी तरह की थी, दा रा 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 रा. तो वो इट फेल्ट लाइक कि वहां एक ही वर्ड 2 बार आएगा. इट जस्ट यू फील थिंग्स एंड यू डू अकॉर्डिंगली. तो वो वहां से था, और वो वहां इसलिए था क्योंकि वो धक धक की ट्यून, धक धक या जो भी स्कूटर चलता है तो धक 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 धक, वो जो एक फीलिंग होती है, वो मूवमेंट की वो फीलिंग थी, और वो चाहते थे हम लोग. तो वो रेपिटेशन कुछ सबकॉन्शियसली था, कुछ कॉन्शियसली था वहां से. सो guys, any other question you have to ask for him? In Bollywood, normally after you taste success, people change. So, after tasting success, did you change from within, or attitude towards your life changed, or the perception towards it changed? जैसे आप okay, no, the thing is people change
in any case, you know, if people who don't succeed, do you think they remain the same? Nobody remains the same over a period of 5-6 years. It's just that that thing of कि आप किसी को बोलो कि तुम्हें ना गुस्सा आ रहा है, वो बोलेगा नहीं आ रहा है, आप फिर बोलो नहीं नहीं तुझे गुस्सा आ रहा है, बोलेगा नहीं आ रहा है यार, नहीं आ रहा है ना, देख आ रहा है गुस्सा, एंड अल्टीमेटली उसको आ जाएगा गुस्सा. सो इट्स द पर्सपेक्टिव विच पीपल पुट on it कि एक तो कि people change after success. Okay, people change in any case. If anything happens to you, whatever happens to you, if I was writing stand-up for TV, moved to doing stand-up comedy, I changed, and that's why I did it. And because I did it, I changed further. So वो एक तो सच में एक change होता है, which is nothing so grand about it. Okay. Secondly, because people think there is something grand about it, it becomes grand in people's perception, and then you have to fight that perception, and in fighting that perception it becomes grander some way. तो वो मेरे को उससे बहुत ज़्यादा मतलब personally बहुत दिक्कत है इस चीज़ से कि people change, but yeah, everybody changes. I mean, we are changing just because we elected a leader of that kind. The country is changing, you know, it's not because of me. वरुण, आप इतनी पॉलिटिकल जोक्स करते हो, आपको कभी धमकियां नहीं मिलती, थ्रेट नहीं करती, भाई घर पे से उठा लूंगा? नहीं, धमकियां मिलती हैं. ओके, बट व्हाट कैन यू डू टिल नथिंग हैपेंस, एवरीथिंग इज ग्रेट. You know, it's because you can't take any threat seriously. Until it happens, and then you take it seriously, but then it's too late. So क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते. Yep. You have a question? Hi Varun. हाँ जी. Sorry, like I'm eating pizza and talking to you. No, it's okay. So I want to ask now, how does Bollywood looks at Varun Grover now? I don't know. I never asked anybody, but I think there is a perception, और वो हमेशा वो चेंज होता रहता है. आफ्टर वासेपुर देयर वाज दिस परसेप्शन कि ये सिर्फ भोजपुरी गाने लिख सकता है या सिर्फ वो हिंदी फिल्म में लिख सकता है. आफ्टर दम लगा के हैशा वो थोड़ा सा चेंज हुआ. आफ्टर जबरा फैन वो थोड़ा और चेंज हुआ. आफ्टर उड़ता पंजाब का गाना, सो मेनी पीपल कॉल्ड एंड आस्क्ड मी कि तुम पंजाबी गाने कैसे लिख रहे हो? मैंने बोला मैं पंजाबी हूँ. और वही 4 साल पहले हुआ था, मुझे लोग पूछ रहे थे कि तुम भोजपुरी कैसे लिख रहे हो, तुम तो पंजाबी हो. तो वो इट्स जस्ट द परसेप्शन. पीपल वांट टू बॉलीवुड और एनीबडी हु वर्क्स ऑन अ मास मेंटालिटी, यू नो, दे वांट टू सिंप्लीफाई थिंग्स. And they want to simplify things by bracketing them in the genres they know. They don't want to deal with new genres, new brackets. They just want to fit you in somewhere so that they can use you till that bracket is helping them, and then they can throw you out as soon as that bracket as a whole becomes redundant. So it just helps the industry, it just helps the beast कि आप एक bracket में हैं. Which is why I consciously try never to be in a bracket. I consciously try to stand alone, walk alone, never be part of any group, never be part of any particular political ideology, any ism. I hate all the isms exactly for this reason, क्योंकि वो आपको अपने दिमाग से चलने नहीं देते हैं. The moment you start working according to the ideas of a mob, you are finished, not just for yourself, you are finished for them also. Right. You just completely disappear into that idea. और इसीलिए मुझे नेशनलिज्म से भी इसलिए प्रॉब्लम. बचपन में मैं बहुत नेशनलिस्ट टाइप था, मैं आर्मी जाना चाहता था, सब कुछ करना चाहता था. बट आई रियलाइज्ड even nationalism, even patriotism, which is supposedly a very harmless thing. Okay, everybody should have it in a way, but no. The moment you say everybody should have it, you should not have it.
That's the simple rule. You know, the moment everybody and should, I hate the word should actually, क्योंकि should में बहुत सारा weight होता है of convention. You know, when you say it should be done that way, why? Because there is a convention which tells you कि ये इस तरह से होता है और इसी तरह से होना चाहिए. तो वो सारी चीजें आपको ब्रैकेट करने के लिए शब्द बने हैं. जितने भी इज्म हैं, जितने भी शुड हैं, वो सारे के सारे उसी में हैं. सो आई डोंट, That's I deep, hope- actually. I mean, no, but I that's really hope, deep. I just hope Bollywood is not able to bracket me yet and ever. I My hope. second question, last question is, I listened to this song, "Tu kisi rail si guzarti hai." What was the inspiration? What was the thought behind those lyrics? I mean, amazing song. थैंक यू. सो पहले तो शुक्रिया दुष्यंत कुमार साहब का, जिनकी 2 लाइनें हैं उसमें. तो दुष्यंत कुमार साहब की गजल है. दुष्यंत कुमार, फॉर दोज हु डोंट नो, इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड हिंदी पोएट्स ऑफ द लास्ट 60 years or so. सो पोस्ट इंडिपेंडेंस मेरे ख्याल से हिंदी में, हिंदी कविता और हिंदी गीत और हिंदी गजल में मुझे नहीं लगता उनसे बड़ा कोई कवि आया है. I think he left us 40 years ago, roughly. I think 76. He died in 76. But the work he did between, I think, 1950s to 1970s, mid 70s, will survive forever. उसी में से एक काम है, उनकी एक गजल है, मैं जिसे उड़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ. उसी गजल का एक शेर है, तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ. ये मेरी बहुत पसंदीदा गजल है. उनकी और भी बहुत सारी शायरी बचपन से पढ़ते रहे, सुनते रहे, सुनाते रहे. तो वहाँ से वो इंस्पिरेशन आया. वो लाइन थी जो हमने सोचा कि इस पे, क्योंकि बाकी की गजल फिल्म के थीम से नहीं जुड़ती थी. उसमें इनफैक्ट वो काफी रिबेलियस गजल है. उसमें आगे का एक शेर है, एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूं. तो इतना मतलब हेवी इमेजरी और इतना हेवी मेटाफर है जो कि हमारे इस गाने के साथ तो नहीं जाता था. सो आई हैड टू डू द टेक दैट लीप ऑफ फेथ कि मैं दुष्यंत कुमार, और टेक दैट रिस्क एंड टेक दैट whatever stupid daring कि अच्छा दुष्यंत कुमार साहब की गजल को उठाएंगे और हम आगे लिखेंगे. जो मतलब in sane mind I don't think I would have done, but I thought चलो कोई नहीं, करके देखते हैं. It's an amazing song. It's an amazing song. The way it's picturized, it's created a different aura altogether. थैंक यू, थैंक यू. तो वहां से आया है, दुष्यंत कुमार साहब की दुआ है, आगे फिर मैंने लिखा है. So Hi Varun. First of all, congratulations for your national award. Thank you. And I don't know whether I should say it or not, but आपकी बात जब मशान आई थी तो उसके बाद JNU में हम जब बैठते थे तो पॉलिटिक्स के अलावा अगर कुछ डिस्कस होता था तो डिस्कस होता था कि देयर इज अ न्यू राइटर इन बॉलीवुड और जो बहुत अच्छा लिख रहा है. तो आपकी बहुत सारी बातें होती थी आपके बारे में. एक सवाल है मेरा कि आप बहुत वोकल हैं कास्ट को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, और ओपिनिएटेड भी हैं. वी समटाइम्स इज देखा जाता है कि सेलिब्रिटी नहीं लेते हैं इस टाइम. अभी जब मैं मुंबई आई थी तो एक मूवी आई थी सैराट. Why don't we see such kind of cinema which hits on caste system in India, in Bollywood? Do you think so that our हिंदी जो हमारा दर्शक है हिंदी का, उसे ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती, या वो सिर्फ वही मेन स्ट्रीम यशराज टाइप का सिनेमा देखना चाहता है? मतलब वो उतना अवेयर नहीं है जितना कि एक मराठी दर्शक है इस सिनेमा से. दोनों चीजें हैं. एक तो है महाराष्ट्र में अवेयरनेस बहुत ज्यादा है. आप देखेंगे तो इंडिया में मतलब अंबेडकर यहीं से आए हैं, तो दलित मूवमेंट महाराष्ट्र से शुरू हुआ है. दलित मूवमेंट अभी भी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है. RPI यहाँ है, दलित पैंथर्स यहाँ है. तो एक तो अवेयरनेस है, पहली बात. विजय तेंदुलकर यहाँ हुए हैं, कहीं और नहीं हुए, और कहीं और नहीं हो सकते थे, मुझे पक्का मालूम है. तो यहाँ का लिटरेचर रिच है, यहाँ का अवेयरनेस ज्यादा है. पहली बात वो है, वो क्लियर है. मराठी सिनेमा इसीलिए हम लोगों से मतलब हिंदी सिनेमा से कहीं ज्यादा आगे है अपने थीम्स को लेकर.
और ऑडियंस की रिस्पेक्ट लेकर, उनको पता है कि ऑडियंस ये समझ जाएगी। हमारे यहाँ भी मेरे ख्याल से अगर सैराट जैसी फिल्म हिंदी में बनती, बिल्कुल समझती ऑडियंस, बिल्कुल देखती, लेकिन कौन बनाएगा? जो बनाने वाले हैं सबसे पहले वो डरते हैं। तो ऑडियंस पॉलिटिकली करेक्ट उतनी नहीं है जितने बनाने वाले पॉलिटिकली करेक्ट हैं, और वो बहुत ज्यादा सेफ खेलते हैं, क्योंकि आई एम सॉरी टू से, आई नो इस कमरे में होंगे कुछ लोग, बट MBAs हैव किल्ड द फिल्म इंडस्ट्री इन द लास्ट 10 years, आई थिंक। द वे दे वर्क, मुंह मत छुपाओ हुसैन, तो खैर, तो वो एक जो है ना, क्योंकि वो लोग दिमाग से नहीं काम करते हैं, वो लोग इंस्टिंक्ट से काम नहीं करते हैं, वो लोग सर्वे से काम करते हैं, ठीक है? उनका काम वो है। और सर्वे में क्या निकल के आएगा? सर्वे में इन्वेंशन नहीं आ सकती, सर्वे डिस्कवरी होता है, और डिस्कवरी और इन्वेंशन में जो फर्क है ना, वही फर्क है एक MBA और एक आर्टिस्ट में, मेरे ख्याल से, कि वो लोग सिर्फ डिस्कवर करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है मार्केट में। वो नई चीज को कभी प्रमोट नहीं कर सकते, क्योंकि नई चीज से उनको डर लगता है, और वो कभी डेटा शीट पे दिखाएगा ही नहीं नई चीज। अगर आप लोगों से जाके पूछें, आप पूछें कि गुलाब जामुन या रसगुल्ला, या आप एक नई मिठाई का नाम ले लें जो अभी तक बनी ही नहीं है, ठीक है? आप बोल दें कि मतलब गाजर हलवा और बर्फी को जोड़ के आप अगर कोई नाम बना लें कि ठीक है हर्फी बना लें, हर्फी, आप लिख दें डेटा शीट पे इन तीनों में से कौन सी मिठाई अच्छी लगती है, आप तीसरी चीज हर्फी लिखेंगे, कौन उस पर टिक करेगा? कोई नहीं करेगा। MBA आके बोलेगा कि हर्फी कोई नहीं खाना चाहता, जबकि हम बनाना चाहते हैं। तो हमने उनको कहा ही नहीं है कि जाके पूछ के आओ कि भाई ये खाओगे क्या? हम बनाएंगे, हम देंगे, उसके बाद पूछना ना। वो पहले पूछ के आते हैं कि ये चाहिए। तो वहां वो प्रॉब्लम है, वो सिस्टम की प्रॉब्लम है, वो बॉलीवुड की नहीं, वो हर क्रिएटिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, और सिर्फ इंडिया में नहीं है, वो हॉलीवुड में भी है। इसलिए वहां एक इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री अलग है, हमारे यहाँ अभी तक नहीं बन पाई है, और मुझे पता भी नहीं, आई एम नॉट वेरी होपफुल कि बन जाएगी। एक न्यूयॉर्क जैसी, जो वहां पे न्यूयॉर्क में एक अलग इंडस्ट्री है, LA में मेन हॉलीवुड है, और न्यूयॉर्क में इंडी सिनेमा मूवमेंट चल रहा है। यहाँ पे आई डोंट नो बनेगी कि नहीं बनेगी। यहाँ मतलब है, वर्सोवा के अंदर एक आराम नगर है जो हिंदी सिनेमा मूवमेंट चला रहा है, लेकिन उनका कुछ ज्यादा नहीं होता है। और वो तो दूसरी चीज है कि हमारे यहाँ डेयरिंग नहीं है, रिस्क टेकिंग नहीं है, वो कहानियां हम नहीं कहना चाहते हैं जो कि उस सर्वे शीट में नहीं दिखी हैं। तीसरी चीज आई थिंक has got to do with our society in general, how we are always trying to hide the uncomfortable voice, how we are never trying to deal with the uncomfort or discomfort around us, which is caste is like the biggest. It's not an elephant, it's a Godzilla staring at us right now, smashing the buildings. The Bollywood or the people? Society in general. Yeah, so society is trying to hush it away. जबकि वो मतलब वो हर रोज वो गॉडजिला जो है आपकी बिल्डिंगें तोड़ रहा है, लेकिन आप बोल रहे हो अरे नहीं उधर नहीं देखो, इधर देखो, इधर कितना अच्छा देखो, वो जोकर चल रहा है, तमाशा चल रहा है। तो वो हम इग्नोर कर रहे हैं उसको, ठीक है? उस वजह से क्या हो रहा है, देयर आर सो मेनी दलित आर्टिस्ट्स इन द इंडस्ट्री who are Dalits and who are not saying they are Dalits openly because they fear they will be thrown out of the industry or they won't get work. I know at least two of my really close friends are Dalits, but they are not openly Dalits and they are in Bollywood. तो वो जब खुद ही अगर दलित आर्टिस्ट के अंदर ही वो हिम्मत नहीं आ रही है क्योंकि माहौल ऐसा है, तो उस आर्टिस्ट की गलती नहीं है लेकिन माहौल ऐसा है, तो फिर वो कहानियां कैसे बाहर आएंगी? Even in the film industry is the same. I mean, Yeah, film industry is not away from the society, it's part of the society. We are coming from, हम लोग यहाँ पैदा नहीं हुए हैं, हम लोग जिंदगी के शुरू के 25 साल 24 साल तो मैं जानता भी नहीं था इंडस्ट्री क्या होती है। सो ग्रोइंग अप ईयर्स का जो कंडीशनिंग है ना वो जाता नहीं है। आपकी जिंदगी पूरी की पूरी, मेरे ख्याल से आपकी जिंदगी 10 से लेकर 18 के बीच में आपको जो कंडीशनिंग मिलती है घर से, स्कूल से, सोसाइटी से,
उसको तोड़ना बहुत 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 मुश्किल होता है, जब तक कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक इवेंट ना हो जाए या आपको कहीं से कोई बहुत बड़ा बूस्ट ना मिल जाए। वो कंडीशनिंग तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और वो सबके अंदर होती है। वो जो ऑप्रेस कर रहा है उसके अंदर भी है, और जो ऑप्रेस हो रहा है उसके अंदर भी है। अगर हजारों ख्वाहिशें आपने देखी हो, हजारों ख्वाहिशें ऐसी सुधीर मिश्रा की फिल्म, और उसमें वो एक गांव का सीन है कि वो दलित हैं और दलित फाइनली प्रोटेस्ट करते हैं ठाकुर के खिलाफ, और ठाकुर को वहां जो है वो हार्ट अटैक आ जाता है। तो वही जो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट छोड़ के उसको कंधे पे उठा के वो हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं कि अरे ठाकुर साहब को हार्ट अटैक आ गया। वो कंडीशनिंग नहीं जाएगी, और वो कंडीशनिंग इतनी आसानी से नहीं जाएगी। उसके लिए जो अभी हो रहा है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग। आई होप इट कंटिन्यूज द वे दलित्स आर नाउ प्रोटेस्टिंग, but it needs, or our society or our country needs a bad shake up right now, but देखते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन। जैसे हर सेलिब्रिटी को टैग मिल गया है ट्विटर पे, लाइक लिबरल सिक्युलर जिसे लोग बोलते हैं। आपको भी देखा मैंने, एक वेबसाइट है opindia.com करके, जिसमें उन्होंने आपको काफी पॉइंट आउट किया था दैट यू आर लिबरल बट स्टिल यू डोंट स्पीक अबाउट मेनी थिंग्स। सो डोंट यू थिंक सम टाइम दैट यू शुड आल्सो आंसर देम? आई मीन जस्ट अ सजेशन। नहीं, मतलब क्या वो है ना कि मतलब आप आप मतलब नाले में जाके आप सुअर से नहीं लड़ सकते, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। या इट्स अ क्रेजी ट्रेंड हो जाए। नहीं, जवाब जो भी जवाब उनको मिलना है, वो मतलब वो जवाब तलब ही नहीं कर रहे हैं ना, वो तो आपको घसीट रहे हैं। और वो एंडलेस लड़ाई है, एनर्जी उतनी है मेरे पास, एक्स अमाउंट, और दिन में 24 घंटे ही हैं, उनको मैं अभी तक मतलब इंसेप्शन टाइप में स्ट्रेच नहीं कर सकता हूँ। तो वो उसमें मैं या तो क्रिएट कर सकता हूँ, या जो किसी प्रेशर और फियर के बिना की गई बात हो, वो फियर है ना, वो फियर दे रहे हैं कि अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो तुम कायर हो जाओगे, वो एक फियर देने की कोशिश है। या वो मलाइन करने की कोशिश है, जिसमें तो वो सारी की सारी चीजें, वो अल्टीमेटली फियर इज ड्राइविंग इट, एंड फियर इज समथिंग विच इवन इफ you deal with it in a calm manner, but you are ultimately responding to fear, either that person's fear or your own fear. I don't like doing that. I want to be self-driven, and I hope उनको अकल आए, बाकी तो नहीं आएगी तो कोई नहीं, मेरा कोई कुछ नहीं जा रहा है। Varun, one last question, and I think we have another activity, so this will be the last final question. अच्छा, तो मेरा सवाल ये है कि आप जब लिखते हैं तो जो आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी भी तरीके की आइडियोलॉजी है और जो स्क्रिप्ट की डिमांड है, तो उसके बीच में कोई क्लैश या इस तरीके का आप कभी महसूस करते हैं? और दूसरा उसी से रिलेटेड सवाल ये है कि जहाँ पे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे जय हिंद, और वहाँ जहाँ पे फ्रीडम कंप्लीट है कि आप जो बोलना चाहें, जो लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, और दूसरी तरफ जो एक ट्रेडिशनल मीडियम है जहाँ पे रूल्स हैं, जहाँ पे कुछ मर्यादाओं को फॉलो करना पड़ता है, तो उस बीच में आप क्या देखते हैं और किस तरीके से आप इसे देखते हैं, वो मुझे जानना है। ओके, तो पॉलिटिकली तो मैं क्लियर हूँ कि मैं अपनी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिसमें कि और मेरी पॉलिटिक्स मतलब ऐसी कोई पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है। पॉलिटिक्स बहुत ही सिंपल है, मतलब उससे सिंपल कोई पॉलिटिक्स हो ही नहीं सकती है कि यू आर सिंपली एंटी एस्टैब्लिशमेंट और प्रो ऑप्रेस्ड, इतनी सिंपल है। अब उसमें जो भी सामने आ जाएगा वो, और वो सर्कल बदलता रहता है। आज जो एस्टैब्लिशमेंट है वो कल नहीं रहेगी, कल वो, अब वो मतलब इस समय की बात करूं तो ये जो सरकार आई है, ये सरकार कैसे आई है? ये सरकार हम लोग आवाज नहीं उठाते उस समय, जो पिछली सरकार यूपीए के टाइम पे जितने जोक्स और जितनी भी तरह की आवाजें हम लोग बना सकते थे, वो जय हिंद हमारा जो शो है 2009 से 2013 तक चला, उस पूरे के दौरान यूपीए था और उसमें सिर्फ यूपीए पे ही जोक्स हैं। और वो जोक्स कहीं ना कहीं आई वुड लाइक टू बिलीव कि उन्होंने, अगर आप सोचते हो कि आज मोदी के खिलाफ जोक्स से मोदी को नुकसान हो रहा है इसलिए मैं चुप हो जाऊं, क्यों कर रहे हो तुम?
तो उस समय भी हुआ होगा ना ऑब्वियसली। तो वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट क्लियर पॉलिटिक्स है, और जो ऑप्रेस्ड है या जो भी एस्टैब्लिशमेंट को करेक्ट दिशा में लाने की कोशिश कर रहा है, वो मेरी पॉलिटिक्स है। अब वो पॉलिटिक्स, क्योंकि जैसा कि हमने बात की, हमारा बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो इतनी ज्यादा पॉलिटिकली करेक्ट है कि वहां तो पॉलिटिक्स आने का सवाल ही नहीं है उस तरह की। हाँ, एक तरह की पॉलिटिक्स आ सकती है विच हैज गॉट टू डू विद फेमिनिज्म। सो आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज अ फेमिनिस्ट, और ज्यादातर हमारी फिल्में जो होती हैं वो मेनिनिस्ट होती हैं, जिसको मैं कहूंगा, या एंटी फेमिनिस्ट होती हैं, या बहुत एपोलोजेटिकली फेमिनिस्ट होती हैं, अगर होती हैं तो ठीक है, वो होती हैं, लेकिन वो फिर बोलती हैं कि हम नहीं, फेमिनिस्ट नहीं है, ये भी है बीच में, तो वो सब चीजें हैं। सो आई वुड लाइक टू राइट फिल्म्स विच आर aligned with this ideology which is feminist and pro oppressed, that's all। उसके अलावा बहुत चीजें हैं जो न्यूट्रल होती हैं, जिसको आप ना इधर रखेंगे ना उधर रखेंगे, और बहुत सिंपल होगा, लेकिन हाँ, उसमें जहां भी आएगी पॉलिटिक्स उस तरह की आएगी। और जिन फिल्मों में गाने लिखता हूं वहां मैं वो गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि वो मैं सब कुछ तो कंट्रोल नहीं कर सकता, फिर तो मुझे प्रोड्यूस भी करनी पड़ेगी। गाने लिखने के लिए फिल्में प्रोड्यूस करनी पड़ेंगी कि मैं ही प्रोड्यूस करूंगा और मैं ही करूं। तो गानों में आई कैन जस्ट टेक गारंटी ऑफ माय ओन वर्क कि हाँ, गाने होंगे जो कि आई वुड से ऑब्जेक्टिफाई नहीं करेंगे फीमेल बॉडी को, जो कि बहुत सारे गानों में होता है। और उसके अलावा आई डोंट नो या, तो इतनी ही पॉलिटिक्स है, बहुत सिंपल सी। थैंक यू। I think a big round of applause for Varun. इतने सारे क्वेश्चन ले लिए आपने।